चार्ज लगाया जाता है महाराजा हरी सिंह पे कि साहब कि वो जो थे वो क्लियर नहीं थे कि वो क्या करना चाहते हैं और इसलिए ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई। जो एक ट्रेंड रहा ना नेहरूवियन टाइम का भारत में कि पहले गलती करो फिर उसके ऊपर पोचा डाल दो, पोचा मार के उसको जस्टिफाई करो। महाराजा को ऊपर इल्ज़ाम लगाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि अगर आपने शेख अब्दुल्ला को प्रोजेक्ट करना है डिस्पाइट उसका सब नेशनलिस्टिक ट्रेंड, डिस्पाइट जो उसको नफरत थी डोगराज के साथ और अपनी जो एक वो गाजी बनना चाहते थे। अब उस चीज़ हर चीज़ को जस्टिफाई करना है बिकॉज आप उनके प्यार में इतने गिर चुके हो कि आपको समझ ही नहीं आ रही, तो आपको फिर एक नैरेटिव क्रिएट करना था। 18 की 19 जुलाई को हमारी स्टेट का डिप्टी पीएम जो है मिस्टर बत्रा वो दिल्ली आता है मच बिफोर 15 अगस्त, ऑलमोस्ट एक महीना पहले कि लेट्स टॉक, नेगोशिएट करते हैं। तो नेहरू जी ने कहा नहीं, मिले ही नहीं। अगर महाराजा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है कि वो आज़ाद रहना चाहते थे, अगर वो होता तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर को एक महीना पहले क्यों भेजते थे सर? कॉल्स आ रही थी कोटली से, मीरपुर से, बाग से कि साहब यहाँ पर जो है ये मार डालेंगे या हमको आके रिलीव करो, हमको बचाओ। तो वो कहते हैं साहब शेख अब्दुल्ला ने उसको वीटो कर दिया क्योंकि वहाँ पर उनके आदमी नहीं थे, जो वो वहाँ के जो मुसलमान थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थे, इसलिए शेख अब्दुल्ला का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने और इनफॉर्मल ऑर्डर्स ये थे कि भाई आप जो हैं वो आगे बढ़ने के ऑर्डर्स जो हैं वो शेख अब्दुल्ला से लीजिए, और शेख अब्दुल्ला ने फिर उनको नहीं जाने दिया। फिर वो मीरपुर कोटली का जो बड़ा मैसेकर होता है वो हुआ। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि एक थिंकिंग है दिल्ली में कि अगर जम्मू से कश्मीर को अलग कर देंगे तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। ये बड़े इंटेलेक्चुअल तो मैं उनको पूछता हूँ, जब 1990 में कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले जनवरी में, उसके बाद पॉपुलेशन प्रोफाइल क्या है कश्मीर का? इट इज़ 99% मुस्लिम। पहले भी 97% मुस्लिम था, अब 99% हो गया और पिछले 30 साल से 99 है सर। तो क्या हो गया? आपके पास मिजोरम नहीं है, ऑलमोस्ट 97% क्रिश्चियन। यू हैव ए क्रिश्चियन स्टेट, यू हैव अ मुस्लिम स्टेट, सो व्हाट? यूटी बनाओ इसका। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने कश्मीर की पॉपुलेशन को कम होने के बावजूद ज़्यादा बड़ा एक्सेप्ट कर लिया, सेंसस में फ्रॉड हुआ, और 2011 का सेंसस तो सर बदनाम है। 1981 से आप देखना। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में एक बार फिर से। और हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। आप सभी इनको जानते हैं अच्छी तरह से, जयपुर डायलॉग्स पर लगातार आगमन होता रहता है। एक्स इंडियन आर्मी, एक्स आर्टिलरी, और सबसे बड़ा परिचय जनरल रैना का ये है कि इन्होंने 29 पुस्तकें लिखी हैं। सो ही इज़ अ प्रॉपर मिलिट्री हिस्टोरियन, और 29 में से 22 इन्होंने स्वयं लिखी हैं और 7 को ऑथर्ड हैं। तो आपका स्वागत है कर्नल रैना जयपुर डायलॉग्स पर। थैंक यू सर। और आज आपसे हम कुछ मिलिट्री हिस्ट्री की ही बात करेंगे, कुछ इतिहास की बात करेंगे। और कई बार आजकल जो है ना वो बात आती है ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, चूँकि आप जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू क्षेत्र के रहने वाले हैं, और आपका जो मूल स्थान है वो संभवतः अब POJK में है सर। कोटली शायद, नो, बाग। तो आजकल मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे बड़ी बातचीत चलती है कि साहब की जम्मू और कश्मीर जो है वो बड़े प्रेम से एक साथ रहे हैं सदैव, और इस तरह की बात, और साहब जम्मू कश्मीर को एक रहना चाहिए और अलग नहीं होना चाहिए। और जब मैं भी बात करता हूँ कि भाई जम्मू इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ कॉलोनी, तो भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो कहते हैं कि नहीं ये तो बड़ा गलत हो जाएगा सब। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने सोचा कि आपकी जो पुस्तक है, विशेषकर 2 पुस्तकें मैंने देखी। एक तो पुंछ रिबेलियन, और जो पुंछ की लड़ाई हुई थी जी, वो तो होल्ड एट ऑल पार्टीशन के पहले से ही शुरू हो गई थी, आपकी 15 अगस्त 1947 के पहले ही शुरू हो गई थी। साथ में आपका गिलगित बाल्तिस्तान का भी मामला था सर। और उसके बाद फिर आपने एक किताब जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह के ऊपर लिखी हुई है, नारायण सिंह जम्वाल, जो वहाँ डोमेल और मुजफ्फराबाद में उस समय थे जब पिंडारियों ने जी
पिंडारी क्या कहें, उनको पिंडारी कहना भी उचित नहीं है। जब ये आपके पश्तून कबीलों ने जब हमला किया वहाँ पे, जी तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पूरा जो ऑपरेशन जो शुरू हुआ, जहाँ तक मुझे जानकारी है तो 1947 में फरवरी या मार्च में ही जस्टिस MC महाजन के लिए मांग कर दी थी महाराजा हरि सिंह ने कि उनको जो है एज प्राइम मिनिस्टर हमको दे दिया जाए। लेकिन वो मांग जो है वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसके कि करता धरता नेहरू जी थे, उन्होंने मानी नहीं। और ये चार्ज लगाया जाता है महाराजा हरि सिंह पे कि साहब कि वो जो थे वो क्लियर नहीं थे कि वो क्या करना चाहते हैं और इसलिए ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई। तो आपका क्या इसमें टेक है? सर, आप पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, जो एक ट्रेंड रहा ना नेहरूवियन टाइम का भारत में कि पहले गलती करो फिर उसके ऊपर पोचा डाल दो, पोचा मार के उसको जस्टिफाई करो। तो महाराजा हरि सिंह, जैसे आपने कहा, MC महाजन साहब लाहौर कोर्ट में थे, फिर वो इधर आए और डिमांड गई, फिर बीच में बरसात हो गई, उनके घर में कुछ इशू भी हो गया था, तो बरसातों में ही कुंड कम आउट ऑफ धर्मशाला एंड ऑफ कोर्स दिल्ली वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। महाराजा को ऊपर इल्ज़ाम लगाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि अगर आपने शेख अब्दुल्ला को प्रोजेक्ट करना है, डिस्पाइट उसका सब नेशनलिस्टिक ट्रेंड, डिस्पाइट जो उसको नफ़रत थी डोगराज के साथ, और अपनी जो एक वो गाजी बनना चाहते थे, अब उस चीज़ हर चीज़ को जस्टिफाई करना है बिकॉज आप उनके प्यार में इतने गिर चुके हो कि आपको समझ ही नहीं आ रही, तो आपको फिर एक नैरेटिव क्रिएट करना था। ना केवल ये कि MC महाजन के लिए डिमांड की गई, जुलाई महीने में 18 की 19 जुलाई को हमारी स्टेट का डिप्टी PM जो है मिस्टर बत्रा, वो दिल्ली आता है मच बिफोर 15 अगस्त, ऑलमोस्ट एक महीना पहले, कि लेट्स टॉक, नेगोशिएट करते हैं। तो नेहरू जी ने कहा नहीं, मिले ही नहीं। वो तो बेचारे वापस जा रहे थे, पटेल साहब के मिल गए उनको कॉरिडोर में, बोला तो क्या कर रहे हो, ये सर ऐसे ऐसे है। तो इसे नहीं, वी विल टॉक। तो जब पटेल साहब ने नेहरू जी को पूछा तो नेहरू जी ने कहा कि उनको पहले बोलो शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ करो, उनको टेबल पे लेके आओ। शेख अब्दुल्ला इसलिए अंदर हो रखा था कि वो सबवर्शन में था, ट्रीजन कर रहा था राजा के खिलाफ, तो उसको रिहा करो, उसकी वो जब आएगा टेबल पे बात करेंगे। और ये बात कोई कांग्रेसी नहीं मानता, लेकिन जब वो किरण रिजिजू साहब ने नेहरू साहब की 1954 की पार्लियामेंट्री स्पीच निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि डेट याद नहीं लेकिन जुलाई में आया था मेरे पास। अगर महाराजा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है कि वो आज़ाद रहना चाहते थे, अगर वो होता तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर को एक महीना पहले क्यों भेजते सर? दूसरा, जब हमने हमारी स्टेट ने ऑफ़र किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 12 अगस्त को, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, दिल्ली ने फिर आपकी बात आती, ब्यूरोक्रेटिक आंसर दिया कि आप डिस्कशन के लिए लोगों को लेके आओ। 3 दिन बाद आपके देश की आज़ादी हो रही है, आपको फैसला लेना है, और इंटरिम फैसला तो यही था ना कि आप स्टैंड एग्रीमेंट को बोलो हाँ ओके हम भी साइन करते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो वो बेसिकली ना कर दी दिल्ली ने। जब ना कर दी तो उनके पास ऑप्शन क्या थी? पूरी कनेक्टिविटी ही कश्मीर की सो कॉल्ड आज का जो ब्रिटिश पंजाब से जो पाकिस्तान बना, वो रास्ता वहीं से था। जम्मू के सियालकोट से ट्रेन वहाँ आती थी, सियालकोट से ट्रेन आती थी, और मुजफ्फराबाद से अमृतसर से जम्मू का रास्ता भी सियालकोट होके रोड बाई रोड जाता था। एब्सोल्युटली। और उसके बाद कश्मीर जो था वो उधर से आपके एबटाबाद से जाता था। तो और रावी के ऊपर ब्रिज नहीं था, तो पंजाब और जम्मू के बीच में कनेक्टिविटी नहीं थी। ये भी नहीं पता था कि ये जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है ये किधर जाने वाला है। हालांकि लोगों ने बाद में बड़ा श्रेय दिया कि वो नेहरू जी ने बोला माउंटबेटन को कि ये गुरदासपुर दे दे। अगर आप वेवल प्लान पढ़ते हो जो माउंटबेटन से पहले का बना था, उसमें पहले ही क्लियर था कि ये एरिया जो है पाकिस्तान को नहीं देना है। लेकिन लोगों ने, कांग्रेस ने उसको अपने सिर पे डालने के लिए कहा कि नेहरू जी ने बोला। नेहरू जी का कोई रोल नहीं था इसमें गुरदासपुर के आने का। बाकी इधर इलाका तो आपको पता है कि जब हुसैनी वाला उनको देने लगे तो बीकानेर के महाराज ने कहा कि मेरा पानी बंद हो जाएगा तो मैं भी पाकिस्तान चले जाता हूँ। तो ये भी इन्होंने जाके वैसे किया। तो आपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं लिया, आपने नेगोशिएशन की ऑफ़र कबूल नहीं की। आप महाराजा को ये 17 अगस्त तक ये नहीं पता था कि जम्मू और पंजाब, हिंदुस्तानी पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये ना हो कि गुरदासपुर पाकिस्तान के पास चला जाए
तो कनेक्टिविटी ख़त्म। हालांकि महाराजा के पेपर्स में ये भी बात है कि ही हैड मेड अ प्लान कि अगर गुरदासपुर नहीं मिलता इंडिया को तो चंबा से कनेक्टिविटी करनी थी। वॉज वेरी क्लियर। आज भी है चंबा से कनेक्टिविटी? वो है सर, आज भी बस चलती है अभी। तो पर उनको पोतना था ना सर काले रंग में, तो पोत दिया, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट किया था नेहरू जी को 1 साल पहले। वो खुंदक बड़ी ज़्यादा थी। वो तो शेख अब्दुल्ला की हिमायत में गए थे ना वहाँ पे, उनके प्यार में। तो ये पर्सनल यही कहानी ये बनती है कि सर जब अपने देश हित की जगह पे अपना पर्सनल ईगो अपने आगे रखा और वही चलता रहा सर। इमरजेंसी भी ऐसे बनी, उसके बाद जो उनका एटीट्यूड यही है। तो इसलिए महाराजा तो हमारे हीरो हैं सर, हम तो JNK में उनको हीरो मानते हैं। और कश्मीरी भी जितने मर्जी डाई हार्ड हो गाली निकाल लें किसी को, महाराजा को गाली निकालने से पहले सोचते हैं, बिकॉज गालियाँ तो आप निकाल लो, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना। लड़कियों की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करना कश्मीर में, मुस्लिम सोसाइटी में, ही डिड इट। सारे मंदिर खोल दिए उन्होंने, आप किसी भी कास्ट के, किसी भी हो, हिंदू हो तो मंदिर में आ जाओ। विधवाओं की शादी करना, और कश्मीर से लड़कियां काफ़ी लेके जाते थे सेक्स ट्रेड के लिए लोग, उस पे बैन। ये जो एक इनका बेगार सिस्टम था जो कश्मीर की मेंटल उसमें DNA में घुसा हुआ है, उसको बंद करना, ये सारे महाराजा हरि सिंह के टाइम पे काम हुए। और ये जो 370 का जो प्रिकर्सर था स्टेट सब्जेक्ट, वो भी इसलिए था बिकॉज मुस्लिम लीग धड़ाधड़ मुस्लिम्स को, पंजाबी मुस्लिम्स को कश्मीर भेजने के चक्कर में थी। और जो पुंछ के इलाका है उसका पंजाब से वैसे एफिलिएशन है, लैंग्वेज वाइज ऑल्सो पथवारी और पंजाबी समझ लेते हैं, ट्रेडिशन भी सिमिलर है, वो मेहंदी मूंदी लगाने वाला। तो उसको रोकने के लिए कि यहाँ की डेमोग्राफी बिल्कुल ही ना पलट जाए, उन्होंने ये किया था। उसको फिर एक गलत गंदा रूप दे के बेटियों को जायदाद से बाहर निकाल देना, वो सब फिर 370 के रूप में बन के आया। और 35 ये तो आपको पता कैसे आया। तो ये कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, नैरेटिव बिल्डिंग है सर, सच्चाई से बड़ी दूर की बात है। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया ये समझती है कि ऐसे ही हुआ होगा, ऐसा हुआ नहीं सर, इट वाज। तो ये तो बात चल रही है पार्टीशन के आसपास की बात, लेकिन जो पुंछ रिबेलियन हुआ था वो तो उससे पहले ही हो गया था। पुंछ रिबेलियन में से 2-3 इश्यूज थे। पहला तो बेसिक इशू ये था कि पुंछ वॉज नेवर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट थी जम्मू, उस टाइम तीनों भाइयों को 3 स्टेट्स दी गई थी, 3 फिefdoms दी गई थी। उसमें पुंछ मीरपुर एक अलग रियासत थी सो कॉल्ड, और ये थी, और तीसरे ब्रदर को जो रामगढ़ की तीसरी वाली। वो दोनों भाई जो थे, एक तो प्राइम मिनिस्टर थे रंजीत सिंह के, गुलाब सिंह के जो 2 भाई थे वो दोनों लाहौर में रहते थे। तो उनकी जायदाद प्रॉपर्टी महाराजा गुलाब सिंह, उस टाइम राजा गुलाब सिंह थे, वो देखते थे। लेकिन बाद में जब पुंछ को इंक्लूड किया गया, और उसमें 2-3 इश्यूज थे कि पुंछ पे ब्लेम डाला गया था कि ये एक फ़ौज तैयार कर रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पुंछ विल हैव ओनली लॉ एंड ऑर्डर के लिए 50-60 बंदों की एक फ़ोर्स छोटी सी। लेकिन बाद में एक तो उनकी फैमिली डिस्प्यूट भी हुआ महाराजा रणवीर सिंह के बाद कि हमें अलग चाहिए, फिर एक कंप्रोमाइज़ हुआ। ब्रिटिशर्स आल्सो हैड टिल्ट टूवर्ड्स डोगराज, मतलब जो जम्मू वाला राज था, उनको भी लगता था कि स्टेबल रहेगा तो ठीक है। तो उनको रिटायर करके, जैसे मीरपुर का जो था ना, उसको रिटायर करके ग्रेजुटी दे के बोला वो अम्बाला कहीं सेटल हो गया। तो पुंछ और दिल में ये फीलिंग थी जम्मू के और पुंछ के लोगों के दिमाग में कि जम्मू जो है हमारे ऊपर एक बुली का काम कर रहा है, क्रून, इसलिए जम्मू को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उधर पुंछ के जो राजा थे, उन्होंने एक बच्चा ऑर्फन पकड़ा, उसको पढ़ाया लिखाया, लॉ करवाई, फ़ौरन भेजा, ये सरदार इब्राहिम खान वो था जिसने फिर पुंछ रेबिलियन को बाद में लीड किया और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर का पहला प्रेसिडेंट बना। वो पुंछ के महाराजा का खुद पढ़ाया हुआ था। और दूसरी बात ये होगी कि हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह से पहले महाराजा प्रताप सिंह थे, उनका बच्चा कोई नहीं था। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स 1908 में परमिशन लेके ब्रिटिशर से, और ब्रिटिशर्स ये पीर की गली में, इनका हमारा उस टाइम जो वाइसराय था वो शिकार खेलने आया हुआ था पीर की गली में, ही हैड कैंप फॉर 1 month। तो महाराजा ने वहाँ जाके उनको अच्छा लुकआफ्टर वगैरह किया और बोला कि ऐसा है कि मेरी आगे वारिस नहीं है, तो इफ़ यू परमिट तो मेरा कज़न जो है पुंछ वाला, उसका बेटा मैं अडॉप्ट करूँ। ही सेड ओके, ऑफिशियली अलाउड। तो उसको वो लेके अपने पास लेके आए। हरि सिंह जी? नो, हरि सिंह नहीं, जो पुंछ का जो लड़का था ना, जगत सिंह का बेटा, क्या नाम था उसका? हरि सिंह वॉज महाराजा प्रताप सिंह's नेफ्यू। हरि सिंह के फादर थे राजा अमर सिंह। वो और महाराजा प्रताप सिंह दोनों भाई थे। अमर सिंह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया था, बाद में कमांडर इन चीफ, और बाद में उसके बाद वो 1908-9 में उनकी डेथ हो गई थी। बट ही वॉज वेरी क्लोज टू ब्रिटिशर्स। जब महाराजा प्रताप को 1899 में
साइड लाइन कर दिया गया था, सेंट्रल रूल इम्पोज किया गया था जब गिलगित एजेंसी का इशू हुआ था। उस टाइम जो काउंसिल बनी थी JNK को रूल करने के लिए, बाय द वे भारत के अंदर सबसे पहला सेंट्रल रूल JNK में लगा था 1899 में। तो 1905 तक महाराजा वॉज अ सेरेमोनियल हेड, कोई पावर नहीं थी। एक काउंसिल रूल करती थी जिसमें ब्रिटिशर्स थे और महाराजा अमर सिंह थे। तो महाराजा अमर सिंह डिस्पाइट बीइंग महाराजा प्रताप्स ब्रदर, ही वॉज वेरी क्लोज टू ब्रिटिशर्स। और उनके बेटा थे हरि सिंह। हरि सिंह को ब्रिटिशर्स ने पढ़ाया लिखाया, वेस्टर्न एजुकेशन दी, मायो में पढ़े। तो इन्होंने जब उसकी महाराजा प्रताप सिंह की डेथ 1925 में हुई, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट वारिस था वो पुंछ की गद्दी का बेटा था और उसने संस्कार भी किया। ही हैड ग्रोन अप बाय दैट टाइम। लेकिन फिर पैलेस की इंट्रीग, यहाँ एक रानी थी, फिर यहाँ काफ़ी वो बड़ी लंबी कहानी है सर। तो फाइनली ये हुआ कि उसको बोला गया कि तेरा काम था प्रताप सिंह का बेटा बन के उनका संस्कार करना। अंतिम संस्कार कर लिया, अब जाओ यहाँ से, यू गो अवे बैक टू पुंछ। अच्छा। और महाराजा हरि सिंह को बनाया गया। तो ब्रिटिशर्स ने ओके कर दिया, सेम ब्रिटिशर्स जिन्होंने उनको ओके किया हुआ क्योंकि वो अमर सिंह उनके क्लोज थे। हाँ, तो अमर सिंह की तो डेथ हो रखी थी, बट रिलेशंस थे। एंड उनको भी लगा कि वेस्टर्न एजुकेटेड यंग ब्लड यहाँ बैठेगा, बिकॉज गुलाब सिंह, रणबीर सिंह एंड प्रताप सिंह, ये तीनों थे, ये ब्रिटिशर से पंगे लेने के लिए नोन है। दे टुक लॉट ऑफ इशू। महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे तो रेजिडेंट आना अलाउड ही नहीं था, ही डिडंट अलाउ। और महाराजा रणबीर सिंह वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग किंग। महाराजा प्रताप सिंह स्ट्रॉन्ग नहीं थे अपने बाप और दादा की तरह, लेकिन ही वॉज कॉम्पिटेटिव इनफ एंड वेरी प्रोग्रेसिव गाय। उसको साइड पे कर दिया। 1905 में तो ब्रिटिश हैड डिसाइडेड कि JNK जो हमने दिया था 1846 की ट्रीटी में, वो गलती होगी, हम वापस लेंगे। अमृत बाजार पत्रिका में उसका लीक आ गई। अच्छा। कि ब्रिटिशर्स हैविंग साइन ट्रीटी विद महाराजा गुलाब सिंह आर नाउ गोइंग टू गो बैक ऑन द वर्ड। उसको सुन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा हो गया सर। तो ब्रिटिशर्स का ये बड़ी खूबसूरती है, गंदे काम करो पकड़े जाओ तो साइड में खड़े हो जाओ, बोलो हम तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है हमारे क्राउन के नीचे, बोला नो। तो 1905 में इनको रीइंस्टेट किया गया। अगर वो आर्टिकल ना निकलता तो JNK ने ले लेना था वापस। रशिया का नाम लेके ग्रेट गेम तब खत्म हो रही थी 1906 में। दे वांटेड टू ग्रैब होल ऑफ JNK। गिलगित की लीज तो ले ही ली थी उन्होंने। तो उसके लिए जो शेख अब्दुल्ला का जो जन्म बेसिकली एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, वो ब्रिटिशर्स ने इसलिए करवाया सर। 1930 में महाराजा गोज टू इंग्लैंड, वहाँ पे राउंड टेबल में उठ के कहते हैं कि मैं महाराजा तो हूँ लेकिन आई वांट इंडिपेंडेंस फॉर माई मदरलैंड। एंड ही टेल्स, जब किंग जॉर्ज सामने बैठा हुआ था, इनको लेके इसलिए गए थे कि ये किंग के सामने बोलेंगे कि हाँ हाँ हम ब्रिटिश राज के साथ बड़े खुश हैं, कॉमनवेल्थ ये वो। एंड उस राउंड टेबल में सिर्फ मुस्लिम लीग थी और प्रिंसेस चैम्बर के लोग थे। पूरी कांग्रेस लीडरशिप जेल में थी उस टाइम। इट वॉज स्टेज मैनेज, फर्स्ट वाला इट वॉज स्टेज मैनेज दैट वे। लेकिन उल्टा पड़ गया। ओपनिंग स्पीच में ही महाराजा हरि सिंह ने किंग जॉर्ज को ये बोला कि नहीं, हमारे जो अंदर के इश्यूज हम सब संभाल लेंगे, यू शुड लीव भारत। तो उसका जो रिप्रिकशन पीछे से आया, और गिलगित एजेंसी का इशू था ही। तो यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर था हमारा JNK का, मिस्टर वॉकर, वो उसको बोला गया जो भी बात हुई, तो उसने शेख अब्दुल्ला को मीटिंग के लिए बुलाया सर। शेख अब्दुल्ला वॉज नथिंग, ही वॉज जस्ट वन डिसग्रंटल्ड स्कूल टीचर। कभी रिज़ाइन कर दिया, कभी कुछ कर दिया। जैसे सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको बुलाते हैं, वेकफील्ड, नॉट वॉकर, वेकफील्ड, आपको मीटिंग में बुलाया, वहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ है, तो उसका स्टेटस विद इन फ्यू आवर्स, जब वो वापस गया मीटिंग से, तो ही इमर्ज एज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ कश्मीर। और उसके बाद 1931 के जो राइट्स हुए, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड जो कि एक उसके लिए भी किसी अहमदिया को यूज़ किया गया था। जी, वो तो अहमदिया तो पाकिस्तान के जननी जन्मदाता है। तो वो अपने कर्म जो है वो जी रहे हैं आजकल। बिल्कुल। तो महाराजा ने फिर तंग आके, महाराजा अंडरस्टूड के छोड़ेंगे नहीं, तो 35 में उसे 60 साल की लीज गिलगित की इनको दे दी अपनी जान छुड़ाने के लिए। और आप देखिए 1935 के बाद ब्रिटिशर्स ने JNK में इंटरफेयर करना बंद कर दिया एकदम से। दे जस्ट वैनिश फ्रॉम द सीन, बिकॉज गिलगित चाहिए था, गिलगित मिल गया। और आज भी एज इंडियन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हम क्या कहते हैं, हमें गिलगित बल्तिस्तान चाहिए, आर इंटरेस्ट इज देयर। जब गिलगित भी जो इन्होंने जो लीज दी थी, वो जो मैप देखते हैं तो उसमें बाल्तिस्तान और अस्तोर ये तो नहीं थे, खाली गिलगित एजेंसी थी। वो एजेंसी थी, ये वजारत थी। वजारत में वजारत वाज टिल ले पूरा स्कार्दू, ये आज का जैसे मोस्ट ऑफ शोक वैली पूरे की पूरी, दिस वाज गिलगित वजारत। वजारत में हमारी फ़ौज थी और वजारत में हमारा तहसीलदार अपना था।
बुंजी में वजारत की फौज थी। वजारत इंडस के नीचे पूरी वजारत थी, इंडस के ऊपर, और गिलगित रिवर और इंडस का जो जॉइंट बनता है उसके ऊपर पूरी गिलगित और नगर और हुंजा, ये सारा ये ब्रिटिशर्स के पास है। यहीं से उन्होंने बाद में वो गिलगित वाला खेल खेला था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो फिर आ जाते हैं वापस पुंछ रिबेलियन पे। तो ये जो आपका सरदार बैरम खां, इसने जो पुंछ रिबेलियन जो था, ये तो पार्टीशन के पहले ही शुरू कर दिया था। पुंछ का सर इशू क्या था कि 1933 में ही उधर जब कश्मीर का ठंडा हुआ ना, तो 33 में एक बाग में एक मस्जिद के ऊपर प्रॉब्लम शुरू हुई थी। उसको महाराजा ने मस्जिद को बंद करवा दिया था बिकॉज ऑफ किसी स्कूल टीचर ने कुछ बोल दिया था बच्चों को, हिंदू टीचर ने, और उसको फिर सैक भी किया गया था और मारने की कोशिश की थी। तो उसके जब उसकी जड़ पता चली कि वो सारी जो प्रीचिंग है, जो सारी कहानी उस मस्जिद से हुई, वो बंद करा दी। 10 साल बंद रही थी मस्जिद। 46 आते आते जैसे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो बिकॉज कश्मीर के अंदर क्या था सर, ये जो ब्रिटिश इंडिया वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी, अलाउड नहीं थी। तो यहाँ कांग्रेस नहीं थी, तो पर उसकी एक शैडो जो थी, उसको बोलते थे ये सारे प्रिंसली स्टेट्स में ना कांग्रेस की एक रेप्लिका थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो उसमें शेख अब्दुल्ला भी उसका मेंबर था। तो हमारे JNK में वो थी। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी, वो जो शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टोटली अलाइन विद मुस्लिम लीग। वो तो उनका माउथ पीस था JNK के अंदर। रजौरी, पुंछ, मीरपुर इस इलाके में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दबदबा था। और कश्मीर में बारामूला के आगे उरी की तरफ जो पहाड़ी बेल्ट है, वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दबदबा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज बेसिकली बारामूला और उसके बीच में, जहाँ से काजीकुंड के टनल, बनिहाल की टनल के दोनों के बीच में था। तो इन्होंने जो पुंछ में रेबलियन हुए, उसके 2-3 कारण बने सर। एक तो जो लोगों को ईर्ष्या थी कि हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ जम्मू, और जम्मू ने जब उसको कैप्चर किया ना सर, तो उसको टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए। पुंछ के अंदर लैंड होल्डिंग राइट्स नहीं थे। वेयर JNK स्टेट में 1850 से 60 से ही ये जो आया था, जिसने बुक लिखी थी वैली ऑफ कश्मीर, लॉरेंस वाज अ सेटलमेंट कमिश्नर। तो 1860-70s में उसने पूरी कश्मीर की लैंड सेटलमेंट की। जम्मू में लैंड सेटलमेंट हुई, लेकिन जम्मू का जो पुंछ रियासत थी विच केम, उसमें लोगों को लैंड ओनिंग राइट्स नहीं थे। आपने घर बनाया तो जो भी हिमाचल सरकार कर रही है ना आजकल सर, आपके घर के अंदर कमोड कितने हैं उस पर टैक्स लग रहा है, तो बिल्डिंग का। अभी ये हिमाचल में ऐसा हो रहा है। हिमाचल में हो रहा है। तो उन्होंने दरवाज़ों के ऊपर लगाया हुआ, कितनी खिड़कियाँ और दरवाजे हैं, अच्छा। कितने घोड़े हैं। तो इनफैक्ट उसमें एक बड़ा मजाक भी है। टैक्स ऑन विंडोज़ था ना सर, तो किसने उसको पढ़ लिया, टैक्स ऑन विंडोज़। तो कई लिटरेचर में ये भी लिखा गया है कि जम्मू जो है वो पुंछ के विधवा लोगों से टैक्स लेता है। विधवाओं ने विंडोज़ को विंडोज़ बना दिया। तो वो था। और दूसरा हुआ जो World War II में सर, 60,000 लोग, यंग लड़के 16-17 साल से लेकर 20-22 साल की एज के, ये यहाँ से गए। जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वर्ल्ड वॉर में। ये तो जम्मू कश्मीर की अपनी आर्मी गई, हमारी जैकरिफ फोर्सेस गई, इंक्लूडिंग कर्नल नारायण की यूनिट World War II लड़ी बर्मा में। उसके अलावा 60,000 वॉलंटियर्स गए, जिनको वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने लड़ाया। और इतने मनी ऑर्डर आने शुरू हो गए कि मीरपुर वाज द ओनली पोस्ट ऑफिस दे हैड, और वहाँ पे दे कुडंट हैंडल मनी ऑर्डर्स। तो फिर ब्रिटिशर्स ने मीरपुर के पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड किया कि अगर 10 से तो 25-30 स्टाफ किया, कि इतना पैसा आया। तो 3-4 साल तो लोगों ने ऐश की कि निकम्मा लड़का हो कहीं लड़ रहा है जब आके। जैसे World War II ख़त्म हुई सर, तो ब्रिटिश ने तो अपनी आर्मी काट दी। इनको बोला तुम्हारी राइफल और ये तुम्हारी 3 मैगजीन, तुम घर जाओ, यू आर हियर बाय डिस्चार्ज। अब घर वालों को आदत पड़ गई हुई पैसे खाने की। पेंशन दी कि नहीं दी? नथिंग, दे आर नॉट सपोज टू। ब्रिटिश ने तो अपनी आर्मी ख़त्म कर दी थी सर, कितनी काटी। तो जब वापस आए तो उन्होंने शोर मचाया। एक उनके आर्मी चीफ को मिलने भी गया था डेपुटेशन पुंछ से। तो इनको बोला गया कि यार ऐसा है कि हम महाराजा को पैसा भेजेंगे और हम आपको इनेबल करेंगे, आपका लोकल एरिया डेवलपमेंट हो जाए ताकि आप कमा सको, खा सको। वो मोदी जी के 15 लाख वाली बात हो गई। लोगों ने बोला देखो पैसा आया और महाराजा ने खा लिया। वो पैसा वाज सपोज टू बी स्पेंट ऑन रोड, बिल्डिंग्स, इन चीज़ों के ऊपर, हॉस्पिटल। वो पैसा कब आया, कितना आया, वो किसी को पता नहीं। लेकिन किसी के घर में वो पैसा नहीं आना था, लेकिन र्यूमर ये चली कि जो तुम्हारे लिए पैसा आया था वो सरकार खा गई। और जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस की कितनी नफरी थी? रफली सर जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब तक करते करते 9 बटालियंस बन गई थी। अदरवाइज एक्चुअली 7 ही मानिए आप।
और अगर टोटल स्ट्रेंथ अगर 9,000 है उसमें से वो 30-35% वो मुस्लिम्स। तो देवर हिंदू डोगराज, गुरखाज, डोगरा सिख्स एंड मुस्लिम्स। एंड ये जो मुस्लिम्स है ये पुंछ रजौरी वाले थे, क्योंकि ये जो हमारी बेल्ट है ना सर, आई बिलोंग टू द सेम बेल्ट, ये थोड़ी सी वो, आई हेट टू यूज़ दिस वर्ड मार्शल कॉम, बट दे हैव, बिकॉज पोरस के टाइम से लड़ते ही आ रहे हैं। पोरस भी हमारे इलाके का था, तब से लड़ाइयाँ होती रही, हमेशा जेलम की इधर से असॉल्ट आते रहे। तो दिस पीपल हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ की, इनको लड़ाका माना जाता है। इसलिए वर्ल्ड वार 2 में 60,000 यहाँ से गए। और महाराजा की फ़ौज में भी जो मुस्लिम कंपोनेंट था, मोस्ट ऑफ इट जो था वो रजौरी पुंछ से था, पुंछ से। तो वो यही सारे कारण जो थे। इसकी टाइमिंग क्या थी? जून में हुआ था शायद ये 46 मार्च में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी पुंछ में। लेकिन जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ उसके बाद फिर एक जो नेक्स्ट लहर उठी वो मार्च 1947 में हुआ। तो उस टाइम महाराजा ने क्या कहा था कि इनके हथियार ले लो वापस, ये जो वर्ल्ड वार वाले लोग घूम रहे हैं सारे, इनके हथियार ले लो। और राजपूत और जो हमारे जे.एन.के सर एक ही स्टेट है, यहाँ पे फ़ौज में ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा थे। जे.एन.के में ब्राह्मण्स और राजपूत को उस मामले में दोनों को मार्शल माना जाता है हिस्टोरिकली। तो इनको छोड़ दिया, सिखों से, राजपूतों से और ब्राह्मणों से हथियार नहीं लिए और इनसे ले लिए। तो वो बड़ा एजेंडा बन गया। और यही खबर जब उधर फैलाई गई कि देखो इनकी जो जे.एन.के की फोर्सेस हैं और जम्मू कश्मीर का जो दरबार है वो इनकी लेडीज़ को मोलेस्ट करता है, इनको मारता है, इनके हथियार नहीं है, तो वहाँ फिर लोगों ने कहा कि वो जो 5,000 राइफ़ल्स अकबर खान ने रिलीज़ की थी वो इसलिए थे कि काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हम जिहाद लड़ने जा रहे हैं। वही जैसे होता है सर, नैरेटिव बिल्डिंग थी। तो वो जो रेबलियन था, और सरदार इब्राहिम, फिर देखो आप जो 52 में जाके कराची में इधर अपना जो एक इस्लामाबाद में कॉन्स्पिरेसी केस, उसमें वो खिलाड़ी भी वो कॉमन थे जो पुंछ रेबलियंस के पीछे, ये फैज़ अहमद फैज़ हैं, ये सारे इन्वॉल्व थे इसमें। हाँ, वो आपका ये सज्जाद ज़हीर जो था, हाँ, जो यहाँ से गया था, तो अपने ही थे, अपने तो वहाँ भी जाके टंगे। तो दिस वाज अ कॉन्स्पिरेसी। उसकी बेटी तो राज बब्बर की वाइफ है, नादरा, क्या नाम था उसका? नादरा। तो इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी। और इश्यूज दोनों थे, लोकल भी टैक्सेशन का इशू था, रिजेंटमेंट भी थी, और फिर हिंदू मुस्लिम हो गया, फिर हथियारों का चक्कर हो गया। तो उस टाइम महाराजा की फ़ौज को पुंछ वाले लोगों ने रसद देने से मना कर दिया। जो लोकल परचेज़ करते थे राशन वगैरह, वो मना कर दिया। तो फिर एक क्राइसिस डेवलप होना शुरू हो गया फरवरी 47 में। ऐसा हो, फिर उसको पुट डाउन कैसे किया? सब पुट डाउन के दो, अभी उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे फ़ौज जो आपने कहा कितनी थी। तो पूरी कश्मीर में देयर वाज 1 बटालियन इन्फेंट्री की, 4 जैकरिफ, जो कि कर्नल नारायण सिंह की थी, जो आज 4 जैकरिफ है। उस टाइम जे.एन.के इन्फेंट्री बोलते थे, 4 जे.एन.के इन्फेंट्री, जो दुमेल मुजफ्फराबाद में डिप्लॉयड थी। उनकी एक कंपनी कुपवाड़ा में थी और एक कंपनी कोहाला में थी। कोहाला इज़ टूवर्ड्स पुंछ, नीचे की तरफ, जेलम पे रिवर, उस पर इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोस्ट थी और ब्रिज था जेलम के ऊपर। 2 ही पुल थे सर, कोहाला में, एक मुजफ्फराबाद में, दुमेल पे। और एक बटालियन थी पूरे लेह लद्दाख, गिलगित वजारत, पूरा एक बटालियन टोटल। वो बुंजी में थी, उसका हेडक्वार्टर बुंजी में था। और बाकी जो बटालियन थी, पहले जो नौशहरा है, नौशहरा यूज्ड टू बी 1 ब्रिगेड, नौशहरा ब्रिगेड, जिसमें 2 या 3 बटालियन रहती थी। एंड देन देयर वाज 47 आते आते वी हैड नौशहरा ब्रिगेड, वी हैड पुंछ ब्रिगेड, एंड वी हैड अ मीरपुर ब्रिगेड। 3 ब्रिगेड्स यहाँ बन चुकी थी। बट बेसिकली ये 2-2 बटालियन वाली ब्रिगेड थी। हाँ, हुआ क्या था सर, ये बहुत बड़ा प्लॉट था, कॉन्स्पिरेसी थी। उनको पता था कि महाराजा को इन्होंने पकड़ना है कश्मीर के अंदर वैली में, बिकॉज समर्स में दरबार वहाँ पे होता था। तो दे वांटेड टू वीकन डिफेंस ऑफ कश्मीर। कश्मीर में एक ये 4 जैकरिफ थी, एक बटालियन रिजर्व थी, और बॉडीगार्ड कैवलरी की 2 स्क्वाड्रन थे। तो इन्होंने क्या किया सर, पुंछ में जब शुरू किया ना, ये मार्च में स्टार्ट हुआ, तो उसमें मोडस ऑपरेंडी ये था कि दे विल कम एंड घेरो हिंदू विलेजेस, सिख विलेजेस, पत्थरबाजी करेंगे, आग लगा देंगे, कुछ करेंगे नहीं ज़्यादा, उसके आगे नहीं, मर्डर वर्डर कुछ नहीं, लेकिन ये बताते कि हम तुमको मार देंगे, तुम्हारी लड़कियाँ उठा के ले जाएंगे। तो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि वहाँ के जो थोड़े लीडर टाइप लोग थे वो सारे भागते जम्मू आए, भाई हमारी बेटियों को बचाओ, हमारी प्रॉपर्टीज़ को बचाओ, ख़त्म हो रही है। तो सारी की सारी फ़ौज ना सर
जो एक रिज़र्व बटालियन कश्मीर में थी वो भी उठा के पुंछ में डाल दी। सो 2 बटालियंस को छोड़ के ऑलमोस्ट 6 और 7 बटालियंस मीरपुर, पुंछ और नौशहरा में डिप्लॉयड थी। एंड ये जो हमारा ब्रिटिश चीफ ऑफ स्टाफ था हमारा जो JNK का, ये उसका प्लॉय था कि सबको हटा के यहाँ वो अंग्रेज़ था। अंग्रेज़ था। ये जो उससे बाद जनरल से आया, जनरल सिंह के बाद ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह आए। एंड हिज नेम वाज ही वाज अ ब्रिगेडियर रिटायर्ड, बस उसको मेजर जनरल का रैंक दिया हुआ था। नेम विल कम टू मी सर। तो ये उसकी चाल थी जो राजा को कन्विंस करके कि खतरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बिकॉज कश्मीर में पीस था, कश्मीर में देयर वाज नथिंग। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला का जो करता वही था, उसको तो निपटने के लिए पुलिस काफ़ी थी। तो पुलिस का बॉस भी पॉवल था, ब्रिटिश अगेन, वो भी चला गया था। तो वो कश्मीर में अंडर कंट्रोल। और कॉमन सेंस ये बताएगी ना सर कि अगर आपका एक एरिया पीर पंजाल के इधर बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, हिंदुओं को खतरा है, सिखों को खतरा है, जेनोसाइड हो रहा है, और यहाँ पे शांति है, तो फौज उठा के यहाँ डाल दो। तो ये पूरा खाली हो गया सर। सिर्फ फोर्ट जैकरिफ की 2 कंपनियाँ वहाँ पे रही टू स्टॉप द मेन जो असॉल्ट आया। तो ये था। तो उसको दबाने के लिए डंडा चला रजौरी पुंछ में, जैसे चलती है फौज चलाती है, और उसमें उनकी जो प्रोपेगेंडा और बढ़ता गया। नेचुरली उनको दबाने के लिए मुस्लिम्स को टारगेट करना था, बट फ़ौज के अंदर भी मुस्लिम्स थे। तो आप ये भी कॉमन सेंस हमें ये भी बताती है कि जब फौजी मुस्लिम अपने ही गाँव के मुस्लिम को दबा रहा है, इसका मतलब देयर इज़ अ रीज़न टू डू इट। नहीं तो कितना भी करो ना, जैसे हम तो कह रहे हैं कि बलोच जो है वो भी पाकिस्तानी आर्मी के लड़ने के लिए मना कर रहे हैं या पश्तून कर रहे हैं, तो वो जो लोग गड़बड़ कर, बिकॉज पाकिस्तानी जो कमिंग ऑल ओवर। ये इन्होंने जाते जाते ये जो चीफ था, स्टाफ था, इसने महाराजा को ये प्रपोज़ किया था कि हम जेलम के आगे साथ में पाकिस्तान को बंकर बनाने देते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि जेलम के पार जो पाकिस्तान है वहाँ पे बंकर बनाने दो ताकि हम लोगों को आने जाने से रोकें। वो बेसिकली उनकी लाइन को स्ट्रेंथन करना चाहता था। महाराजा ने मना कर दिया। तो फिर महाराजा ने कहा कि सारी किश्तियाँ जला दो, जेलम पे जितनी किश्तियाँ हैं सबको बुलाओ, पैसे दो और जला दो ताकि यहाँ क्रॉसिंग ना हो। लेकिन सर आपको पता है इतना बड़ा इलाका और बड़ी थिन डिप्लॉयमेंट थी, लोग आते रहे जाते रहे। और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बड़ा बढ़ चढ़ के लोगों का माइंड वॉश किया कि फिर बाद में आज़ाद कश्मीर की डिक्लेरेशन करती। तो ये आपके जो इन्वेजन हुआ कबाइलियों का, तो ये जो कबाइली इन्वेजन होता है, ये इसकी स्टैंडर्ड डेट जो है वो 24 अक्टूबर मानी जाती है। 22 अक्टूबर मानी जाती है। और पुंछ में तो इसके पहले ही शुरू हो गया था। उससे भी पहले कठुआ में हुआ, सितंबर में कठुआ में। इन्होंने कठुआ अकबर खान की अगर किताब पढ़ेंगे ना, जिसने ऑपरेशन गुलमर्ग डिज़ाइन किया था, वो मुझे मिल नहीं रही, आपके पास है क्या? हाँ मेरे पास PDF है, देता हूँ आपको। PDF है तो आप कृपया भेजिएगा मुझे। तो वो कहता था कि पठानकोट, क्योंकि पठानकोट के आगे रावी थी, उस पर ब्रिज नहीं था। दर्शकों को शायद अकबर खान के बारे में पता ना हो, तो वो ही थोड़ा सा बता दें। अकबर खान ब्रिगेडियर था पाकिस्तान आर्मी का, जिसको वो तो मेजर था जब इंडिया में था तब। हाँ, और फिर उस टाइम क्या वहाँ पे जैसे ही वो पाकिस्तान में गया तो उसको तो ब्रिगेडियर बना दिया गया। ब्रिगेडियर बना दिया, और उसका नाम क्या था? कर्नल तारिक, उसने जनरल तारिक बना, वो जनरल तारिक। हाँ, वो मेजर जनरल तारिक, स्पेन का रॉक ऑफ जिब्राल्टर वाला, स्पेन का कॉन्करर, उसको नाम को दे दिया गया उसको, फर्स्ट जनरल तारिक। हाँ, वो उसने नाम लिया था। और बाद में सारे मैप्स यहाँ से उठा के ले गया था वो। उसका जो साथ वाला था ना, अकबर खान के साथ वाला, देयर वाज ब्रिगेडियर शेर खान। ब्रिगेडियर शेर खान हमारे यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस में था, और उसने एंड तक ये नहीं लिख के दिया कि मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ, बिकॉज मुस्लिम ऑफिसर्स को पूछा गया था, जैसे ब्रिगेडियर उस्मान थे वो नहीं गए, तो सब ने लिख दिया पाकिस्तान। वो बैठा रहा। तो उसने सारे नक्शे JNK के पूरे पाकिस्तान भेज दिए जो ब्रिटिश आर्काइव में था, और लास्ट वाले दिनों में उसने साइन कर दिया पाकिस्तान जा रहा हूँ। इट केम एज ए शॉक, वो लोगों ने सोचा कि ये यहीं पे रुकेगा शेर खान। तो वो बना, उसको भी वहाँ ब्रिगेडियर बना दिया गया। तो अकबर खान बिकेम द हेड, शेर खान बना लिंक बिटवीन GHQ पाकिस्तान, जिसमें अंग्रेज़ बैठा हुआ था, मसरवी एंड ग्रेसी बाद में, और इधर अकबर खान को एक इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर GHQ के अंदर ही एक साइड वाली बैरक में बोला था, तो यहाँ सिविल कपड़े में आया। उन दोनों का जो लिंक था वो शेर खान था। और शेर खान का बड़ा फेमस फ़ोटो है जहाँ पे वो कबाइलियों को हथियार बांट रहा है। तो उसने कहा था अकबर खान ने कि पहले पठानकोट से जम्मू वाला जो बेल्ट है,
इसको कैप्चर कर लेते हैं ताकि इंडिया से कोई फोर्स आ ही ना सके। लेकिन ये लोग, ब्रिटिशर्स को इतना पता था कि ये पूरी बेल्ट में हर घर में हथियार थे, बिकॉज ब्रिटिशर कुछ भी थे तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ठीक थी, तो दे न्यू कि यहाँ वेपन होल्डिंग क्या है। तो ये सारी राजपूत बेल्ट है और इन हर घर में आज भी हथियार बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा यार उधर नहीं, उसको बस थोड़ा सा। तो सितंबर महीने में उन्होंने इस तरफ आके आग लगानी शुरू की लोगों के घरों में और कैटल चोरी कर लिया। तो बेसिकली इधर अटेंशन पाकिस्तानियों ने यहाँ पे अटेंशन बनाने की कोशिश की कि ये एरिया पूरा हो गया। और 8 और 9 अक्टूबर को पुंछ में पहला अटैक हुआ था। फोर्ट ओवन उन्होंने कैप्चर किया, उसके बाद वो पीछे कोटली में आ गए। 8-9 सितंबर को, 8-9 अक्टूबर को, अक्टूबर को। तो जो गुलमर्ग, ऑपरेशन गुलमर्ग का जो पहला जत्था आया वो 8-9 अक्टूबर को पुंछ में आया और 22 अक्टूबर को कश्मीर में आया। पर आप ये भी समझें सर, हिस्ट्री वो कश्मीरियों ने लिखी ना, फिर जो उनके जत्थे बने 1,000 लोगों का एक जत्था था जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर थे, JCOR और कबायली। 10 दस्ते उन्होंने पुंछ में भेजे। मैंने से पुंछ, यानी 10 बटालियन स्ट्रेंथ, 10 बटालियन फ्रॉम पुंछ टू आप ये समझ लें कि बिम्बर तक, चिनाब के ऊपर 10। कश्मीर में 6 भेजी, जो प्रॉपर कश्मीर में 6,000 लोग, और 4,000 भेजे उन्होंने ऊपर नीलम वैली, जो कृष्णगंगा वैली की तरफ ऊपर। तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कश्मीर की वनरेबिलिटी ज़्यादा थी, उसको कैप्चर करना आसान था बिकॉज वहाँ से फ़ौज हट चुकी थी। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कार्टर जो थे वो दुमेल वगैरह में वेट कर रहे थे कि हम लेके चलेंगे आगे। इस तरफ पुंछ रजौरी जो इलाका था, इसको लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस्लामाबाद जो जेलम से 40 किलोमीटर बनी है, तो उनको लगता था कि उस टाइम तो कैपिटल कराची थी, बट देन यू कैपिटल विल मूव अप। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद, जो रावलपिंडी में GHQ था इनका, जो नॉर्दर्न कमांड, ब्रिटिश का नॉर्दर्न कमांड था, तो उनको लगता था कि अगर जेलम बॉर्डर पे इंडियन आर्मी आ गई तो वैसे गोले मार मार के इस्लामाबाद को उड़ा देंगे और रावलपिंडी को। तो उनको डेप्थ चाहिए थी पीर पंजाल की तरफ, इसलिए उनको ये सॉफ्ट वैली जो थी ना सर, ये इलाका अंडर वैली था। तो उसके बारे में लोगों ने लिखा नहीं ज़्यादा, शायद आपने और मैंने 2 ही लिखा, बाकी किसी ने नहीं लिखा है। तो उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ दी सर। 10 बटालियन आगे, 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड पीछे, 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड सियालकोट के ऊपर बिठाई हुई थी कि जैसे मौका मिलेगा इधर घुस जाएंगे। और वहाँ 6 दस्ते वहाँ पे गए और 4 ऊपर। तो 20 लश्कर, उनको पता लश्कर, 20 लश्कर आए थे। तो पहला इन्वेजन पुंछ में हुआ सर 8-9 को, जो हिस्ट्री में लिखा नहीं गया, और कश्मीर का 22 अक्टूबर को हुआ। तो ये जब ये इन्वेजन हुआ, उसके बाद जो महाराजा की स्टेट फोर्सेस में जो अपने साथियों के साथ जो धोखेधड़ी हुई, उसके बारे में थोड़ा बताएं। किस तरह से अपने ही साथियों को, जो मुस्लिम एलिमेंट्स थे महाराजा की फोर्सेस में, उन्होंने कत्ल किया और इस तरह की जो हरकतें की। ये कत्लेआम एक्चुअली पुंछ में स्टार्ट हुआ पहले। जब ये लोग कोटली पहुंच गए ना, तो उसके बाद जो नौशहरा के पास एक ब्रिगेड थी, उसका जो ब्रिगेड मेजर था मुस्लिम था, तो वो उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने एक्चुअली ब्रिगेड कमांडर को एक गुमराह कर दिया। तो बेसिकली ये वहाँ से ये सीन हुआ था, थ्रोची फोर्ट है वहाँ पे, एक थ्रोची फोर्ट, उसके अंदर 30-35 गुरखा ट्रूप्स थे। तो फोर्सेस का एक मुस्लिम अफसर जाता है उस फोर्ट को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि कोटली में आगे बैठ गए थे और वो फैल रहे थे, और उनको सबको बोलता है गुरखाज को कि तुम बाहर आ जाओ पीटी ड्रेस में, अभी सब हम आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो उनको पीटी ड्रेस में बुला के सबको मारता है। एक लेडी जो थी गुरखा की, जो काम कुम करती थी, जो भी, वो वहाँ से निकली थी, उसने आगे बाद में बताया कि ऐसे हुआ, नहीं तो खबर ही नहीं होनी थी। तो वहाँ तो पुंछ रजौरी में तो बड़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन जिसका आप रेफ़र कर रहे हो वो हुआ मुजफ्फराबाद में। वहाँ पे 4 जैक इन्फेंट्री लगी हुई थी। कर्नल नारायण सिंह जो उनके CEO थे, ये वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ के आए हुए थे। तो इनकी 2 कंपनीज मुस्लिम थी, पुंछ वाली, पुंछ के मुस्लिम, और 2 थी हिंदू। वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसा सीन आया था कि कर्नल नारायण सिंह खुद फंस गए थे अपनी कंपनी के साथ, एंड इनको बचाने के लिए इनकी मुस्लिम कंपनी आई थी। तो बड़ा ज़्यादा प्यार था आपस में। तो जब ये खबरें आने लगी कि जो मुस्लिम ट्रुप्स के साथ ये ISI टाइप कॉन्टैक्ट बनने शुरू हो गए हैं, तो श्रीनगर से मैसेज गया था, जब तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह बन गए थे चीफ ऑफ स्टाफ। तो उन्होंने एक मैसेज, कौन बन गए थे? राजेंद्र सिंह, जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ही हैड बिकम चीफ ऑफ स्टाफ। तो उन्होंने कर्नल नारायण सिंह को मैसेज दिया कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मुस्लिम कंपनीज को पीछे भेज दे। बिकॉज मुजफ्फराबाद की मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए पाकिस्तानी ऑफिसर्स सिविल कपड़ों में आते थे। तब तो बॉर्डर ऐसे फेंस था ही नहीं, और फिर वो बैठ के बातें करते थे। ये इंटेलिजेंस थी कश्मीर में, श्रीनगर में।
तो उसने कहा भाई मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ, और ये एक ही बटालियन थी सर जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक ही लंगर से खाते थे। अदरवाइज़ बाकी जो JNK फोर्सेस की बटालियन थी उसमें हिंदू किचन अलग होती थी, मुस्लिम किचन अलग होती थी। और इनका एक और रिवाज था कि अगर हिंदू फेस्टिवल है तो सारे हिंदू छुट्टी पे और मुस्लिम्स विल टेक ओवर, और जब मुस्लिम फेस्टिवल है तो तब क्या हुआ था कि दशहरा के दिन चल रहे थे, तो हिंदूज़ के हथियार उनको छुट्टी बोला कि तुम अपना पूजा पाठ करो। हिंदू और सिखों के हथियार सारे कोत में जमा किए हुए थे, तो मोस्ट ऑफ देम वर विदाउट वेपन्स। तो जिस दिन अटैक आता है 22 अक्टूबर को, तो क्योंकि अगर आप वहाँ कभी गूगल मैप पे भी देखेंगे सर, मुजफ्फराबाद के आगे जो रामकोट है, तो वहाँ पे जिस तरीके से डिप्लॉयड थी, वर्ल्ड वॉर 2 की इनको 4 मिलिट्री क्रॉस मिले थे, तो बड़ी अच्छी तगड़ी बटालियन थी। तो ये इन्होंने उन कबालियों को अंदर नहीं आने देना था, बिकॉज वो लोग कैसे वो ट्रकों में आ रहे थे, किसी में 4 बैठे हैं, किसी 700-800 ट्रक्स थे, उनका लॉरीज थी बेसिकली लूट का सामान लेने के लिए। तो दे वर लाइक गैंगस्टर्स, उनको पीटने के लिए बड़ा आसान होता। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ 2 मुस्लिम कंपनीज थी। राजा ने कहा भी था भाई ब्रिगेडियर जिंद्रा के थ्रू की रिप्लेस कर देते हैं, वो माने नहीं कि मैं CEO हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, जो मेरे को सैक करो। ही हैड इज़ ओन रीजंस एज कमांडिंग ऑफिसर। अगर आप अपने ट्रुप्स पे विश्वास नहीं है तो आप क्या करोगे। एंड उसने कहा भी हम वर्ल्ड वॉर 2 लड़के आए हैं यार, इन्हीं मुस्लिम बंदों ने मेरे को बचाया है। पर तब ये नहीं पता ना कि वर्ल्ड वॉर 2 में आप जैपनीज़ के खिलाफ लड़ रहे थे, यहाँ तो ब्रिटिशर्स का सारी गेम चल रही थी। तो उन्होंने मना कर दिया, और जब बड़ा प्रेशर आया ब्रिगेडियर जिंद्रा से, तो इन्होंने एक मुस्लिम अफसर को भेजा कि जाके देख के आ। सुना कि एबटाबाद के पास हिंदू जो वहाँ से आ रहे थे ना, देवर सिंह के एबटाबाद के पास कैंप लगा हुआ है कबायलियों का, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं, कुछ करने वाले हैं। तो वो अफसर जाके कबायलियों से चाय वाय पी के वापस आ गया, और उसने राइटिंग रिपोर्ट दी, कुछ भी नहीं है वहाँ, कुछ खारा खाली है। और जब वो रात सुबह 22 तारीख को सुबह 6 बजे आए हैं सर, तो हमारे जो मुस्लिम कंपनीज थी उन्होंने गेट खोल दिया, और जो हिंदू ट्रुप्स जो सो रहे थे अभी सुबह 6 बजे, तो उनको सोते सोते मार दिया। तो वो एक कर्नल नारायण सिंह ने जो 12 घंटे उनको डिले किया बाद में दुमेल में, जो हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स से उनके साथ, वो ना हुआ होता तो ये शाम को तो सीधे दे वुड हैव रीच्ड श्रीनगर, और महाराजा को तो 22 को पकड़ लेते। बिकॉज महाराजा लेफ्ट ऑन 25th, जब मैनन साहब ने जाके बोला कि आप निकलो यहाँ से, आपको ख़तरा है, तो टिल 25th इवनिंग ही वॉज इन श्रीनगर। और उनका पर्पज़ यही था महाराजा को पकड़ना, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे साइन कराने, और महाराजा का जो ट्रेजर है, जैसे उन्होंने बाद में बलूचिस्तान में किया सेम टेम्पलेट थी। और सर ये जो लोग कहते हैं ना कि महाराजा को समझ नहीं थी, महाराजा चर्चिल की वॉर कैबिनेट का हिस्सा थे। तो अगर ब्रिटिशर्स ने एक 560 स्टेट्स में से एक प्रिंस उठाया और जिसको अपनी वॉर कैबिनेट में रखा, एंड वर्ल्ड वॉर 2 में ही विजिटेड ऑल ओवर, जहाँ जहाँ पे ट्रुप्स थे इंडियन, तो ही यूज्ड टू विजिट एज पार्ट ऑफ चर्चिल वॉर कैबिनेट। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि वो इतने ना समझ भी नहीं थे कि उनको वो नहीं आए। लेकिन वो जो दगा हुआ सर, फिर यहाँ भी हुआ और फिर ऊपर भी हुआ गिलगित में, वहाँ भी। हाँ, गिलगित में तो वो कैप्टन ब्राउन, मेजर ब्राउन, उसने तो शुरू किया गिलगित स्काउट के साथ। वहाँ जो जैक इन्फेंट्री थी, जो बटालियन थी, वो जब जस्ट गिलगित होने से पहले यहाँ से गई थी कश्मीर से उठ के, तो जाते हुए ने बांडीपुरा में नारे मारे थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान बना नहीं था, उससे उसके प्रो पाकिस्तान और एंटी महाराजा नारेबाजी की उन्होंने। उसमें 2 मुस्लिम कंपनीज थी और 2 सिख कंपनीज थी, और सिख जो थे वो सारे रिक्रूट थे, उन्होंने कोई वेपन फायर नहीं किया था। उनको जब भेजा गया तो पीछे से रिपोर्ट आई, तो महाराजा ने ऑर्डर दिया इंक्वायरी करो। उनका CEO भी मुस्लिम था। तो ब्रिगेडियर गंसार जब वहाँ पहुँचे गिलगित में गवर्नर बन के, एक उन्होंने इंक्वायरी की, तो CEO ने लिख के दे दिया सब झूठ है, मेरे ट्रुप्स ने कोई नारेबाजी नहीं की। लेकिन जब जो मौका आया, जब गिलगित स्काउट के साथ ब्राउन ने किया सो कॉल्ड रेबलियन किया, तो रेबलियन भी क्या थी, वहाँ तो उन्हीं की अपनी हुकूमत थी, गिलगित वॉज विद देम। गंसार सिंह के जाने के थोड़े दिनों बाद उन्होंने कर दिया अपना जो भी विद्रोह धोखे के साथ। तो उस टाइम जो सिख ट्रुप्स थे ना सर, उन सबको मार दिया गया। जो भाग सके वहाँ से, वो चढ़ के पहाड़ों में ऊपर बुर्जिल पास वाले, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो 4-5-6 दिन के बाद भूखे प्यासे वापस जब नीचे आया तो फिर मारा गया। और जो बचे वो स्कार्दू की जो बैटल हुई थी, वो जो फेमस चित्राल का जो कमांडर था, जब स्कार्दू का फोर्ट गिरा था, कर्नल शेरजंग थापा थे उसमें, तो उसका ये था कि उसका जो मैसेज था GHQ का, वो था कि ऑल सिक्स किल्ड, ऑल वुमेन रेप्ड। तो दिस इज़ हाउ दे टुक स्कार्दू। तो ये वो इतिहास के पन्ने हैं सर कि जो हमें शायद पढ़ने चाहिए थे सर, टू अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री रिपीट करती है सर। गिलगित में भी जो जैकरिफ के वो जो 2 कंपनीज थी, दे वेंट अगेंस्ट, दे टुक पार्ट इन स्लॉटर। अपने सिख जवानों को उन्होंने मारा। हाँ, उन्होंने मारा, तो वहाँ मारा। इधर आपके
धनौची में मारा, हर जगह आपके स्टेट फोर्सेस में तो जितने भी मुस्लिम एलिमेंट्स थे उन्हें सारे हिंदुओं को मारा। मारा। और इल्ज़ाम लगता है कि ये भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है कि महाराजा ने स्लॉटर कराया मुस्लिम्स का। और ये इल्ज़ाम किसने? हाँ, ये भी आता है कि साहब जम्मू में स्लॉटर हुआ मुस्लिम्स का। सर महाराजा जब 26 तारीख की सुबह जम्मू पहुँचे हैं, 27 की सुबह इंडियन आर्मी पहुँच गई कश्मीर में, और पीछे से पठानकोट के रास्ते से जम्मू आ गई। इनफैक्ट पटियाला की एक बटालियन पहले भी आई हुई थी। तो 27 सुबह 9:30 बजे जब भारतीय फ़ौज पहुंची है श्रीनगर, उसके बाद पूरी जो आर्मी थी JNK के अंदर, इंक्लूडिंग स्टेट फोर्सेस, वो इंडियन आर्मी के अंडर आ गई। महाराजा हैड नो फोर्स। जो पुलिस वाले थे उसमें अगेन 40% मुस्लिम्स थे और 60% हिंदू थे। और उसमें जो ब्रिगेडियर जम्मू ब्रिगेड के जो ब्रिगेड कमांडर साहब थे, ही वॉज ए मुस्लिम। पुलिस चीफ वॉज ए मुस्लिम। अब आप मुसलमानों के थ्रू आप मुसलमानों को मरवाओगे, आई मीन लॉजिक नहीं बनता। और कोई एविडेंस नहीं है सर। अगर आप उसकी सेंसस रिपोर्ट देखें 41 की, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला 1.5 लाख मुस्लिम्स को वापस लेके आया था। दोज हु हैड गॉन इनटू POJK, जो POJK के इलाका चला गया, मुस्लिम उठा के वापस लाए थे इसने। तो अगर आप वो देखेंगे तो इसमें सारा झूठ है, बिकॉज महाराजा हैड नो ट्रूप्स अंडर हिज कमांड। स्लॉटर करने के लिए आपको बंदे तो चाहिए ना सर। लेकिन वो एक अगेन पेंट मारना था, नैरेटिव बिल्ड करना था, उनके ऊपर हुआ पूरा इल्ज़ाम। लेकिन पॉपुलेशन 1941 और 51 के बीच में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है गाज़ा वाली, गाज़ा, हाँ गाज़ा की तरह ही। अगर मारे होते तो ऐसा कुछ नहीं था सर। लोकल झड़पें हुई हैं। जैसे ये सुबह 26 अक्टूबर को जब ये सुबह उधमपुर पहुँचे हैं महाराजा, ही वॉज सिटिंग ड्राइविंग हिमसेल्फ, और साथ में एक हिज फ्रेंड वॉज सिटिंग। पीछे वाली कार में ना, ओपन कार में महारानी बैठी हुई थी कृष्ण जी की मूर्ति के साथ। तो जब लोगों ने देखा कि राजा महाराजा हमारे जो रॉयल्टी है उनका ये हाल हो गया कि भाग रहे हैं रात को, उस टाइम उधमपुर रियासी बेल्ट में दंगे हुए, विच वर स्पॉन्टेनियस। अब ये लोग कहते हैं कि वहाँ से अपने सिखों को मारा, POJK इलाके से हिंदुओं को मार के भगाया, और वो जब लोग यहाँ आए तो इन्होंने जब यहाँ पकड़ के अपने पड़ोस में मुसलमानों को पीटा, उसको महाराजा को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दीज आर ऑल लोकल, जो वहाँ से पिट के आया सर अपना घर। जैसे हमारी फैमिली आई तो एक रंजिश तो होती है, फिर पटियाला वाले भी आए, उधर से भी कुछ सामान आया और हुआ, बट इट वॉज नॉट महाराजाज। और इसको करने वाला एविडेंस क्या है? देयर इज़ नो एविडेंस एक्सेप्ट वन स्पीच गिवन बाय समबडी कॉल्ड मिस्टर बसीन। ये मिस्टर बसीन ये जो है, जिसने कश्मीर टाइम्स पेपर का जो एडिटर था, उसकी बेटी है अनुराधा बसीन, जो अब एडिटर है, एंड शी वॉज द फर्स्ट वन टू गो टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट 370 एब्रोगेशन। तो अनुराधा बसीन जी के आप कभी पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको देश से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा ही प्यार है। वो शेख अब्दुल्ला का पैरट है। उसका फादर शेख अब्दुल्ला का राइट हैंड था। उसकी एक स्पीच है जिसमें उसने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम्स को स्लॉटर किया गया। देयर इज़ नो अदर एविडेंस। और हर जगह उस स्पीच को कोट किया जाता है। उसी का जो छोटा भाई था वो RSS का मेंबर था, छोटा बसीन। उसकी कहानी उल्टी है, उसको कोई कोट नहीं करता। तो दिस इज़ हाउ द नैरेटिव बिल्डिंग जिस तरह से। इसलिए कश्मीर टाइम्स जम्मू में होने के बावजूद, जम्मू से शुरू हुई थी, आज जम्मू में कश्मीर टाइम्स कोई नहीं पढ़ता। कश्मीर टाइम्स सेल्स ओनली इन कश्मीर। ओके, कश्मीर टाइम्स इज पब्लिश्ड फ्रॉम जम्मू। अनुराधा भसीन सुप्रीम कोर्ट भागी थी वो सबसे पहले। अच्छा, तो ये जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन 26 की मॉर्निंग में साइन शाम को जम्मू में, सुबह हो जाना था बट वो फॉर्मेट का पंगा पड़ गया। दैन इवेंट मैंने वापस आए थे, मानिक शाह और मैंने गए थे 26 की शाम को। क्योंकि जो मानिक शॉ का जो मेमोयर जो एक अवेलेबल है पब्लिकली, उसमें तो ये है कि वो श्रीनगर में ही साइन करवा लिया था उन्होंने। लेकिन वो थोड़ा सा इसलिए नहीं बनता सर प्लॉजिबल, क्योंकि श्रीनगर 25 तारीख को मिल लेंगे। महाराजा ने 24 को अपना डिप्टी PM पहले भेज दिया था दिल्ली। 24 का लेटर है सर। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी पर्सनल लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स कैसे हिस्ट्री को चेंज करते हैं। महाराजा के बेटे थे डॉक्टर करण सिंह, जिनको नेहरू से बड़ा प्यार था। प्रॉब्लम क्या थी? वो ट्रायंगल हुई थी लव की नेहरू, शेख और करण सिंह को इतना प्यार था कि उसने अपने फादर को भी सपोर्ट नहीं किया। करण सिंह को एक बंदा है सर जिसने किताब लिखी मिशन इन कश्मीर, मिशन इन कश्मीर, एंड दैट इज़ वन बुक विच जो इस एजेंडा और नैरेटिव को डिफीट करती है कि बारामूला के अंदर नन्स का रेप हुआ। नो नन वाज रेप्ड, देयर इज़ अ कॉन्वेंट। नन्स मरी थी गोलबारी में,
उसका जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है ना सर, जो उस टाइम के सर्वाइवर हैं नन्स के, उनका जो फादर ऑफ द चर्च, मदर सुपीरियर, उनके इंटरव्यू पे, और वहाँ एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर रह रहा था जिसको मार दिया गया था, उसकी वाइफ को भी मार दिया गया था, उसके 2 बेटे जो सर्वाइवर थे बच्चे, उन पे वो किताब लिखी गई है। तो उसमें मेंशन करता है कि मेरे पास जो बत्रा, जो हमारे डिप्टी पीएम थे रामलाल बत्रा, उनके बेटे ने, एंड्रयू वाइटहेड इसका नाम है ऑथर का, तो एंड्रयू वाइटहेड को उन्होंने एक अपने फादर के डॉक्यूमेंट में से एक पेपर भेजा, ईमेल किया, जिसमें महाराजा ने लिखा हुआ था कि मैं अपने डिप्टी पीएम को भेज रहा हूँ विथ फुल अथॉरिटी टू साइन वेयर एवर ही हैज़ टू साइन एंड इट मे बी टेकन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड। जब दिल्ली पहुँचे हैं वो, तो माउंटबेटन ने कहा कि ये फॉर्मेट गलत है क्योंकि इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन का फॉर्मेट बनाया हुआ था। वो तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, एक्ट का, हाँ उसका था, 11th शेड्यूल था शायद। तो उसने कहा इस पे साइन होने चाहिए। तो फिर ये जो तब तक क्या, मैंने जब श्रीनगर में थे, जब बात हुई थी, महाराजा ने कहा आई एम विलिंग टू करन, तो उस टाइम ये हुआ था कि खबर आई कि श्रीनगर तक कबायली पहुंच गए हैं, वो तो बारामूला तक नहीं पहुंचे थे, पर र्यूमर चलती थी। तो मैंने ना रात को कहा, एमसी महाजन ने बोला मैनन को कि भैया आप भी निकलो यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे कबायली आ गए। तो मैनन टोल्ड महाराजा कि आप निकलो, बिकॉज महाराजा हैड टू लीव विद लॉट ऑफ पीपल एंड प्रॉपर्टी, उनका ट्रेजरी वगैरह सब कुछ थी। तो ये रात को निकले हैं वहाँ से, और सुबह अर्ली मॉर्निंग मैनन फ्लू ऑफ टू दिल्ली मॉर्निंग फ्लाइट में। तो दिल्ली जब पहुँचते हैं 26 तारीख को, तो वो बात होती है कि वो जो नोट लगाना था माउंटबेटन ने, जो नेहरू जी की सहमति के साथ लगाया गया कि तुम्हें प्लेबिसाइड का मौका दिया जाएगा, किसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में नहीं लगा। वो नोट के कारण वो नोट लगा के फिर बोला तो अब इस पे साइन करवा के ला। उस नोट को, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इट वाज जस्ट अ पर्ची। इट हैज़ नो लीगल वैल्यू। तो उसमें उसने लिखा कि माई गवर्नमेंट गिव्स यू कमिटमेंट, कि तुम्हारी राय पूछी जाएगी, उसी पे कश्मीरी उछलते हैं, उसी पे पाकिस्तान उछलता है। तो वो जो नोट के साथ साइन हुआ ना, वो 26 तारीख की शाम को महाराजा वॉज स्लीपिंग, और वो फेमस जो कोट है कि एडीसी ने कहा कि महाराजा ने कहा था कि अगर कोई दिल्ली से आ गया आज रात तक तो मुझे जगा देना, नहीं तो मुझे को सोते सोते गोली मार देना, बिकॉज ही न्यू इसके बाद स्टेट विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये 26 की शाम को हुआ सर जम्मू में। अच्छा, 27 को ट्रूप्स लैंड कर जाते हैं सर, क्योंकि ये शायद बारामूला में जश्न वश्न मनाने लगे थे कबायली। हाँ नहीं सर, वो भी एजेंट, उन्होंने 22 को लेके कर्नल नारायण सिंह ने पूरा दिन रोक के रखा उनको। 23, 24, 25 और 26 तक डोगरा आर्मी के 100 बंदे अंडर ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह वो डिले लाइन लड़ते पीछे आते गए और उनको मारते रहे, रोक के रखा। 27 तारीख की सुबह 2-2:30 बजे के आसपास ब्रिगेडियर जिंद्रा को लास्ट टाइम देखा गया जब वो मारे गए। उसके बाद रात को 2-2:30 बजे, और 5:30 बजे पहली गाड़ी कबायलीज की ओपन कार शेवरले वो बारामूला पहुंचती है। दिस इज़ 27 मॉर्निंग। उसके 4 घंटे के अंदर इंडियन आर्मी बारामूला में, श्रीनगर में लैंड करती है। और उसी दिन 2 बजे दोपहर को जो कर्नल दीवान रंजीत राय थे, CEO ऑफ 1 सिख, जो पहली बटालियन लैंड की थी, वो बारामूला पहुंच जाते हैं देखने के लिए, बिकॉज खबर कुछ नहीं थी। उनको बोला कुछ लोग आए हैं तलवार वलवार लेके, वहाँ मशीन गन का फायर होता है उनके ऊपर। एंड नाउ ही अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम है। और अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट्स पढ़ें तो 27 तारीख को एंटर करके ना प्लंडर करना शुरू किया, लेकिन 27 को जो इंडियन आर्मी आगे से आ गई ना, इट केम एज अ सरप्राइज टू देम। इंडियन आर्मी को भी शौक लगा कि इतने बड़े 6000 और मशीन गन्स लेके आए हैं, दे आर नॉट कोई ऐसे मॉब नहीं है, इट इज़ अ प्रॉपर फौज। उसके बाद जब पटन में इन्होंने आगे लड़ाई, 4 दिन उनको आगे नहीं आने दिया। वो जो 4 दिन 27 तारीख के बाद थे ना सर, तो वहाँ जो पीछे रुके हुए थे बारामूला में फंस गए, वो आगे रास्ता बंद हो गया, तो उन्होंने लूटपाट फिर जारी रखी। उसको उन्होंने क्या बिल्ड किया नैरेटिव कश्मीरी उसमें, कि क्योंकि बारामूला का प्लंडर होता रहा इसलिए ये आगे नहीं आ पाए। ऐसा नहीं है सर, बारामूला का प्लंडर इसलिए भी हुआ, आते उन्होंने प्लंडर तो कर दिया। पहले आते हुए 5:30-6 बजे जो गाड़ी आती है, उसका जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है मेरी बुक में, वो कहता कि मेरे को उसने बुलाया, वो बंदा जो था आधी फौजी ड्रेस पहनी हुई थी और आधी पठानी ड्रेस पहनी हुई थी, आर्मी अफसर था। उसने कहा सबको बोल दो जो मुस्लिम घर हैं उनके बाहर एक ग्रीन कपड़ा टांग दो, कोई भी कपड़ा, एंड हमारे फौजी किसी को जो भी खिलाना पिलाना गली में खिलाओ, बाहर अंदर नहीं आने देना। तो बेसिकली पहले क्लियर था कि जिस घर के ऊपर झंडा नहीं है उस घर को आप लूटो, उसमें लेडी है तो उसका रेप करो, कोई जानवर है मार मुर के खा जाओ। तो वो जो लूट मची ना सर, उसमें जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता थे, जो उरी से लेकर बारामूला के बीच में स्प्रेड थे, वो भी साथ में मिले हुए थे। अब देखो सर, जो दाना पीसने वाली चक्की है वो क्यों लेके जाएगा कबायली वापस? उसको इंटरेस्ट था बर्तन में, बांडे में, औरतों में, ज्वेलरी में।
तो वहाँ लोगों की चक्कियाँ तक जो लोकली ही यूज़ हुई, तो लोकल्स भी लग गए फिर साथ में कि लूट मची रही तो हम भी मचाते हैं। तो डिले इन बारामूला वॉज बिकॉज उनको रोका गया था सर 4 दिन। अगर वो 4 दिन की जो ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह आपके जनरल राजेंद्र सिंह ने रोका। हाँ, ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह अगर उसको मान लेते कश्मीरी तो फिर तो पूरा नैरेटिव खत्म हो जाता है। क्योंकि आज कश्मीरी बच्चा ये समझता है कि कबायली आए, मकबूल शेरवानी वहाँ गया, उसने उनको रोका 6000 लोगों को एक बंदे ने। किसने? मकबूल शेरवानी, वो एक हीरो है, मकबूल शेरवानी। और उसके बाद वो उन्होंने प्लंडर किया और वो लूट मार में लगे रहे। बारामूला की पॉपुलेशन 15,000 थी और 4 दिन पहले पता चल गया था कि पाकिस्तानी आ रहे हैं अंदर, बिकॉज लड़ाई चल रही थी। तो जितने हिंदू और सिख पॉपुलेशन जो वहाँ से निकल सकती थी वो निकल गए। जिनके घर में बीमार था, जैसे एक इंसिडेंट कि एक गाय की डिलीवरी होने वाली थी, तो ये लेडी ने कहा मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती, तो वो बेचारी गाय भी मरी और वो भी मरी बाद में। तो 15,000 में से जो 7-8 हज़ार हिंदू थे वो निकल चुके थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ थी, वो सब कुछ था। दैट वाज नॉट द, लेकिन उनको बताया गया। तो कश्मीरी बच्चा आज ये समझता अच्छा वो तब आए, उन्होंने हमारी माँ बहनों को मारा, लूट मडार की, मकबूल शेरवानी एक ही था जो लड़ा, बाकी वो लड़ा नहीं, और बाद में इंडियन आर्मी बाद में आई, तब तक बड़ा नुकसान हो गया। अगर उनको ये डोगरा वैल्यूर पढ़ाएंगे तो फिर डोगरों के वो आप कैसे रिफ्यूट करोगे कि उनका अच्छा काम है। तो इनको निकाल दिया गया हिस्ट्री में से बाहर। तो उसमें वो सिंपोज किया कि नन का रेप हुआ और ये हुआ, वो सब वो फिक्शन अभी मिशन इन कश्मीर किताब में बड़ा क्लियर है कि देयर इज़ नथिंग लाइक। तो वो 4-5 दिन वहाँ फिर फंसे रहे सर। अब 6000 लोग हैं, फ्रंट में जा रहे हैं 100-200 लड़ने के लिए, आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा उनको। तो बाकी वाले वो जो असलम था, एक कैप्टन असलम, वो छुट्टी जा रहा था, वो 4 जैकरिफ का था, महाराजा नारायण सिंह का, लेकिन World War II में उसको मिला मिलिट्री क्रॉस। तो ब्रिटिश आर्मी में ट्रेडिशन था कि अगर आप स्टेट फोर्सेस से गैलेंट्री अवार्ड जीतते हो तो आप ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर सकते थे, बिकॉज ब्रिटिश आर्मी हायरार्की में ऊपर थी। तो ही शिफ्टेड टू ब्रिटिश आर्मी। लेकिन शिफ्ट करने से पहले उसने यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी थी, एंटी गजवाए JNK टाइप मुस्लिम ऑफिसर। जम्मू में उसने एक अंडरग्राउंड सेल बना रखा था। तो वो बंदा जब ब्रिटिश आर्मी में चला गया, हिज फादर वाज अ ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर JNK आर्मी, उसको जेल में डाल दिया महाराजा ने फॉर कॉन्स्पिरेसी। बेटा वहाँ था, वहाँ से छुट्टी जा रहा था वो, एंड ही बिलोंग टू स्कार्दू। तो जब वो यहाँ से निकला ना सर अब्दाबाद से, देखा सारे फौजी कोर्समेट्स कबायली ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, वो भी एडवेंचरस बंदा, तो वो भी उनके साथ रुक गया, बोला मेरे को छुट्टी नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो बारामूला तक आके वो लड़ा। बारामूला में जब उसने देखा कि यहाँ रेप और मोलेस्टेशन और उस पर फोकस ज़्यादा है, और जो पटन में रोड ब्लॉक लगा हुआ है, सिख रेजिमेंट ने लगाया हुआ है और स्टेट फोर्सेस के बच्चे पूछे थे, वहाँ लड़ने में इंटरेस्ट किसी को नहीं है, तो यहाँ से वापस चला गया था। एंड बाद में उसने ब्राउन को रिलीव किया, कर्नल पाशा के नाम से, वो फिर गिलगित बल्तिस्तान आया और वहाँ से करते 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 वो कारगिल तक आके, द्रास कारगिल पूरा कैप्चर किया, उसी ने किया था। और फिर वो पहुँच गया था, ऑलमोस्ट ही रीच्ड जंस्कार, और वहाँ से उसने मैसेज दिया था कि टुमारो आई एम गोइंग टू इन्वेड हिमाचल प्रदेश, कि जंस्कार का कि हिमाचल है। तो पाकिस्तान GHQ में आग लग गई कि यार ये तो हमें JNK में करना था, ये हिमाचल में कहाँ चल पड़ा। तो उसको फिर वापस बुलाया, एंड ही वॉज मेड SO2 आर्मी चीफ असलम। उसके फादर का रिजॉर्ट है, फ़ोटो दिखा रहा था ना, स्कार्दू का सबसे बड़ा रिजॉर्ट जो है असलम, उसने ब्रिगेडियर रिटायर हुआ था लेटर। तो पाकिस्तानी हिस्टोरियन भी एक्नॉलेज करते हैं कि इन्होंने बहुत जुल्म किया बारामूला में, बट दैट वाज नॉट द रीज़न फॉर डिले, इट हैपेंड। अच्छा, ये जो पुशबैक हुआ इंडियन आर्मी का, पहले वो मेजर सोमनाथ शर्मा की बटालियन ने आपका एयरपोर्ट बचाया, यस सर, और उसके बाद फिर पुशबैक किया। पुशबैक करते करते ये उड़ी तक पहुंच गए 14 नवंबर, और उसके बाद उड़ी से ये हुआ कि साहब के कॉल्स आ रही थी कोटली से, मीरपुर से, बाग से, कि साहब यहाँ पर जो है ये हम मार डालेंगे, या हमको आके रिलीव करो, हमको बचाओ। तो वो कहते हैं साहब शेख अब्दुल्ला ने उसको वीटो कर दिया, क्योंकि वहाँ पर उनके आदमी नहीं थे, जो वो वहाँ के जो मुसलमान थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थे, इसलिए शेख अब्दुल्ला का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने, और इनफॉर्मल ऑर्डर्स ये थे कि भाई आप जो हैं वो आगे बढ़ने के ऑर्डर्स जो हैं वो शेख अब्दुल्ला से लीजिए, और शेख अब्दुल्ला ने फिर उनको नहीं जाने दिया। फिर वो मीरपुर कोटली का जो बड़ा मैसेकर होता है वो हुआ। हाँ, उसमें क्या हुआ सर कि मीरपुर कोटली वॉज नियरर टू जम्मू जियोग्राफिकली, और सड़क तो डंकी नहीं थी बट मैनेजेबल थी, ठीक ठाक। तो इनको यहाँ से अखनूर से
सुंदरबनी नौशहरा होके आगे मीरपुर जाना था, कोटली राइट साइड में। लेकिन पुंछ की कनेक्टिविटी थी सीधी उरी के साथ, उरी टू पुंछ रोड थी हाजीपीर के ऊपर से। तो 14 नवंबर को जब ये पहुँचे हैं ना सर, उससे पहले इधर से इन्होंने ये जो फौज, जो लैंड फोर्सेस जो जम्मू में आई, तो वहाँ यहाँ ब्रिगेड आई थी, इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड, उसको बोला कि तुम जाके मीरपुर को रेस्क्यू करो। लेकिन उनका वही था सर, जैसे आपने कहा ना कि ब्रिगेड, कहने को ब्रिगेड, गिनती करो तो 400 बंदे, बिकॉज उस टाइम उस बटालियन के आधी फोर्सेज जो थी पाकिस्तान में थी। अभी एक्सचेंज चल रहा था कि इधर के मुस्लिम ट्रुप्स जा रहे थे, वहाँ से हिंदू ट्रुप्स आ रहे थे, तो बटालियन से अंडर स्ट्रेंथ। तो उनका जो ब्रिगेड कमांडर था, उनकी बड़ी असेसमेंट बड़ी क्लियर थी कि जम्मू से लेके अगर नौशहरा तक पहुँचते इतना लंबा 100 किलोमीटर के ऊपर का जो स्ट्रेच है, 150 किलोमीटर का, वो पूरा वल्नरेबल है, बिकॉज सामने पाकिस्तान था, वो आगे पीछे से कभी बैरीपत्तन का पुल उड़ा दिया, कभी कुछ उड़ा दिया। तो इधर से ये जो फोर्स थी, इसको मीरपुर जाने का टास्क था। इनको जब रीइंफोर्समेंट चाहिए थी, महाराजा की एक टुकड़ी जो थी महाराजा स्टेट फोर्सेस की जम्मू में, उसको भेजा गया कि तुम जाके इंडियन आर्मी को सपोर्ट करो, ताकि लुक आफ्टर करो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि ये आगे जाएँ। उसको शेख अब्दुल्ला तब बन गया था एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मेहरचंद महाजन, और एक उसका पैरेलल प्राइम मिनिस्टर बनाया था नेहरू ने, शेख अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेटर। उसने उस फौज को रोका और रियासी भेज दिया। रियासी में हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे, तो वो जो फोर्स वहाँ चली गई ना सर, और वो जो नौशहरा वाले आगे जा ही नहीं पाए, बिकॉज उनके पास हेड तो वहाँ पहुँच गया, पीछे टेल ही नहीं, पूरी स्ट्रेच थी। तो मीरपुर गिर गया इतनी देर में, मीरपुर में मैसेकर हो गया, रजौरी में हो गया। और पुंछ में क्योंकि ब्रिगेड थी, और पुंछ में कोहाला में जो कंपनी थी फोर जैकरिफ की, वो कंपनी, और जो मेरा अपना गाँव है वहाँ के जो रावलकोट में आर्मी थी, बाग में फ़ौज थी, ये सारे करते 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 पुंछ में आ गए थे पीछे गिरते गिरते। तो पुंछ हैड इनफ ट्रूप्स, ऑलमोस्ट 2000 प्लस स्टेट फोर्सेस टू प्रोटेक्ट इट। खतरा था, जैसे आज हुआ सर, बाउल है ना पुंछ सर, तो वो आर्टी शेलिंग हो रही थी, बट उनके पास इतनी थी काबिलियत कि वो फ्रंटियर को रोक के रखते, पुंछ टाउन को बचा के रखा हुआ था। इधर शेख साहब ने नेहरू को बोला कि अभी उरी के आगे क्या करना चाहना, वो जो आज जैसे आपने कहा वहाँ के तो मुस्लिम हमारे कश्मीरी नहीं है, आई हैव नो होल्ड। तो 14 नवंबर को LP सेन, ब्रिगेडियर LP सेन जो कमांडर थे, जो कि फ़ौज को लेके लीड कर रहे थे, उनको बोला तो पुंछ चले जा, पुंछ को रेस्क्यू करने के लिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड। बिकॉज अगर वो 24 घंटे, अकबर खान की किताब में लिखा हुआ है कि इतनी मार पड़ी थी कि सारे भाग रहे थे। कबायली जब भाग गए, एक जगह आए जहाँ पे 3-4 कबायली बैठे हुए थे, डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड अकबर खान कहा कि यार तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ, कुछ करता हूँ पीछे जाके। ही सर मैंने तो गिव अप कर दिया था, ख़त्म हो गया। लेकिन जो इंडियन आर्मी ने वहाँ से आना था, उसको पुंछ भेज दिया। तो वो जो 24 घंटे के अंदर मुजफ्फराबाद हमारे पास वापस आ जाना था, और दुमेल का जो ब्रिज है सर, उसको उड़ा देने से ये होना था कि मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में चला भी जाता तो जेलम के इस तरफ ऊपर से किशन गंगा आ रही है, पूरा का पूरा इलाका सेफ़ हो जाता, एक बड़ा ऑब्स्टेकल। लेकिन वो ब्रिटिशर्स को सूट नहीं करता था सर, शेख को भी सूट नहीं करता था। तो पुंछ भेज दिया जहाँ पुंछ में ज़रूरत नहीं थी, और पुंछ वालों को पता नहीं था फ़ौज आ रही है। तो पुंछ वालों ने, पुंछ के नॉर्थ में एक ब्रिज था, हाजीपीर से रोड आती है, वो ब्रिज ला दिया। रात को गाड़ियाँ देखी ना, लाइट, हेडलाइट देखी, उनको लगा कबायली यहाँ आ गए। तो वहाँ जो संतरी थे, लकड़ी का पुल था, वो पुल जला दिया। तो LP सेन जी वहाँ फंस गए पुंछ से। तो पुंछ वालों को पता ही नहीं कि फ़ौज आनी है, दे डिडंट एक्सपेक्ट। फिर वो ब्रिगेडियर सेन ने अपनी कहानी, जो सिलेंडर वाज अ थ्रेड में फिक्शनल वर्जन है, वो उसने अपने को दिखाया कि मैं पुंछ गया, मैंने वो, ही नेवर वेंट टू पुंछ, ही कुडंट क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज जल गया था, तो ही वेंट बैक, पीछे एम्बुश हो गया हाजीपीर पे। तो वो भी बड़ी लंबी दास्तान है। बट मेजर पॉइंट यही है सर कि आर्मी जिसको मुजफ्फराबाद जाना चाहिए था और 24 घंटे लगने थे, उसको रोक के इन्होंने उरी का आगे वाला इलाका पूरा पाकिस्तान को दे दिया। बिकॉज जब तक वो पुंछ का क्लियर हुआ और वो चलता रहा, और पाकिस्तान हैवी आर्टिलरी लेके एक डिवीज़न लेके आ गया सामने, उरी के सामने, तो उसके बाद हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए। 48 की जो समर्स में ऑपरेशन हुए, उल्टा उसमें हमारा लॉस हुआ है, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए। और 48 के दिसंबर में जो पोस्ट ऊपर बर्फ़ पड़ी 15-15 फुट, बोला ठंड बर्फ़ पड़ गई, नीचे ले आओ, और नीचे लेने का हुक्म दिया जा रहा है, उधर से सीज़ फायर साइन हो रहा है। तो ये पोस्टें खाली होकर नीचे आई सर। अगले दिन पाकिस्तानी आके उन पोस्ट पे बैठ गए, बिकॉज दे न्यू सीज़ फायर होना, और उससे अगले दिन सीज़ फायर हो गया। तो हमारी अपनी पोस्ट्स जो हाजीपीर के सामने हैं, वो पाकिस्तान के पास इसलिए हैं कि उनको हमने खाली कर दिया था, और पाकिस्तानी को पता था 2 दिन में सीज़ फायर साइन होने वाला है, तो उन्होंने आकर उनको उसमें आगे बैठ गए, और हम लड़ ही नहीं पाए उसके बाद। पूरा हिस्ट्री ऑफ नेहरूवियन ब्लंडर्स, टू मच ब्लंडर बॉय नेहरू, इसीलिए कहते हैं उनको ब्लंडर बॉय नेहरू। आजकल जो नैरेटिव जो चलाते हैं ना लोग कि साहब कि नहीं साहब,
कश्मीरियों से जम्मू वालों को कोई ख़तरा नहीं है और जम्मू कश्मीर एक रहने चाहिए, तो इसके ऊपर आपका क्या? सर पहले तो मैं आपको और जयपुर डायलॉग का बहुत धन्यवाद दूँ कि आप एटलीस्ट हमारी इस बात को समझते हैं। सर लोगों का ये कहना है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी सर, वो होमोजीनियस थी नहीं। लद्दाखीज टोटली डिफरेंट थे, फेथ वाइज, रिलीजन वाइज, सबका अलग था। वे ऑफ लिविंग, ड्रेसिंग, लैंग्वेज जम्मू की अलग थी और कश्मीर अलग था। महाराजा ने जब ये स्टेट बनाई सर, बेसिकली जम्मू मिला था सर। जब संधि हुई तो कश्मीर में सिखों का गवर्नर था, उसने छोड़ने से मना कर दिया, वहाँ भी लड़ाई हुई थी महाराजा गुलाब सिंह की। तो उन्होंने स्टेट तो बना दी, और वो ज़माना था सर डंडे का, काबू से चला भी ली। उसके बाद जो हम सबको पता क्या हुआ 47, फिर सब नेशनलिज्म शुरू हुआ, फिर टेररिज्म स्टार्ट हुआ। तो अभी क्या हुआ सर, लद्दाख हैड दिस प्रॉब्लम कि उनको कुछ नहीं मिलता। उनका कॉलेज नहीं था सर लद्दाख में, 2019 तक डंग का एक टूटा था गवर्नमेंट कॉलेज था, मतलब डिडंट हैव ए यूनिवर्सिटी। इनके बच्चों को पढ़ना है तो जम्मू में आके पढ़ो या श्रीनगर के पढ़ो। उनका तो बहुत ही बुरा हाल था, निगलेक्ट हुए, उनकी तो जान छूट गई 2019 में। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि एक थिंकिंग है दिल्ली में कि अगर जम्मू से कश्मीर को अलग कर देंगे तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। ये बड़े इंटेलेक्चुअल तो मैं उनको पूछता हूँ, जब 1990 में कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले जनवरी में, उसके बाद पॉपुलेशन प्रोफाइल क्या है कश्मीर का? इट इज़ 99% मुस्लिम। पहले भी 97% मुस्लिम था, अब 99% हो गया, और पिछले 30 साल से 99 है सर। तो क्या हो गया? तो आपके पास मिज़ोरम नहीं है, ऑलमोस्ट 97% क्रिश्चियन। तो आप यू हैव ए क्रिश्चियन स्टेट, यू हैव अ मुस्लिम स्टेट, सो व्हाट? यूटी बनाओ इसका। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने कश्मीर की पॉपुलेशन को कम होने के बावजूद ज़्यादा बड़ा एक्सेप्ट कर लिया, सेंसस में फ्रॉड हुआ, और 2011 का सेंसस तो सर बदनाम है। 1981 से आप देखना, अगर आप ट्रेंड देखेंगे, पूरा नेशनल एवरेज के पीछे चल रहा था J&K। नेशनल एवरेज 9%, ये 7-8 पे रुके हुए थे। सडनली 81 में हम जाके 21+ में चले गए, हमारा ग्रोथ रेट सडनली वो वहाँ से शुरू हुआ। बिकॉज 77 में शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट बनी थी, इंदिरा गांधी ने उसको CM बनाया था। और इसीलिए जब मैं हमेशा ये कहता हूँ, इट इज़ माई कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन, और चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर रहा हूँ एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया ये जो तुम लोग जो हिंदुओं को कहता हूँ कि ये खुद की अपनी जो पॉपुलेशन बताते हैं, तुम उसमें 5 करोड़ और बढ़ा के जो बताते हो ना, ये बेवकूफ़ी मत करो, ये पहले से ही बढ़ा के बताते हैं हमेशा। ट्रू and it is not a national phenomenon, it is a global phenomenon. ट्रू, बिकॉज डेमोक्रेसी वही है ना, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी का वही तो फंडा है। फिर आप बढ़ा के नंबर बढ़ाओ तो और पाकिस्तान बलोचिस्तान में कर रहे हैं, उनके नंबर कम दिखाता है। हाँ, बलोचों के, शियाज़ के नंबर कम दिखाता है। हमारे यहाँ मुस्लिम्स के नंबर बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो आपने एक छोटा सा 18% जो J&K का जोग्राफिकल एरिया है, उसको इतनी पावर दे दी कि सारी गवर्नमेंट वहाँ से बनती हैं, सीट्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, सेंसस में फ्रॉड हो गया। अब लद्दाख अलग हो गया, तो आज भी J&K जो बचा हुआ J&K है, उसमें 60% तो जम्मू है जोग्राफिकली। तो आपने फिर सारे का सारा फोकस डेवलपमेंट कश्मीर में, रेलवे पुल बन रहा है जम्मू में, आप बोल रहे हो कश्मीर में बन रहा है। हमारे लीडर भी वैसे, हमारे ये पत्रकार भी वैसे। तो जम्मू में लोगों को समझना चाहिए, यहाँ बहुत धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं सर, जो कहते हैं कि जम्मू क्यों अलग मांग रहे हो, क्यों भाग रहे हो। मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, पहली बात है जम्मू वाले ना हम कभी भागे हैं सर, ना भागेंगे। अभी भी जब ये सिंदूर चल रहा था और हमारे ऊपर ड्रोन और मिसाइल उड़ रहे थे, कोई नहीं भागा। वी आर यूज टू ऑल दिस। आपको पता है मेरा घर कितना पास है, और उस दिन रात को दिवाली, तो भागने वाला चक्कर, नो बडी इज़ रनिंग अवे, और कोई इरादा भी नहीं है भागने का। पहले तो लोगों को बाहर बैठे ये नहीं पता कि कश्मीरी पंडित और डोगराज में फ़र्क क्या है। कश्मीरी पंडित प्यारे 1-2% भी नहीं थे, उनको वहाँ से भागना पड़ा। हम लोग डिस्पाइट बीइंग ओवरऑल इन माइनॉरिटी, हम लोग आज तक नहीं भागे। और जम्मू का जो राइट हम मांगते हैं, इसमें हम ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं मुसलमान से। जम्मू के सारे डोगरा एक्चुअली कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिटी। हमारे आपको जैसे डाइवर्सिटी कहते हैं इंडिया में ना, कश्मीर में कोई डाइवर्सिटी नहीं है। कश्मीर में इट्स ओनली इस्लाम। जम्मू में यू नेम ऑफ फेथ, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिख, क्रिश्चियन, हिंदुओं में भी जितने भी हमारे सेक्ट, सारे के सारे जम्मू में प्रेजेंट हैं। हम सिर्फ इनको ये कहते हैं कि भैया अपना कश्मीर को जो करना है करो, उनको पालो, अच्छी बात है, पालना चाहिए, तो हमें निगलेक्ट मत करो यार। हमारे ऊपर आप स्टेट गवर्नमेंट, आज तक हमारी J&K की हिस्ट्री में सारे चीफ मिनिस्टर कश्मीर से बने। गुलाम नबी आज़ाद इज़ द ओनली पर्सन हु बिलोंग्स टू जम्मू प्रोविंस, डोडा के हैं, लेकिन वो भी पढ़े लिखे SP कॉलेज श्रीनगर में ही हैं। उनकी लॉयल्टी और थॉट प्रोसेस कश्मीर वाली है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बड़ा जो जोग्राफिकल एरिया जिसकी पॉपुलेशन ऑन ग्राउंड ज़्यादा है, उसकी सीट्स आप कम करते हो?
और डिफैक्टो इलेक्शन से पहले पता आपको कि आप जम्मू की सारी सीट कोई एक पार्टी जीत भी ले, सारी की सारी, तो भी आप कश्मीर से ऊपर नहीं हो सकते। तो आप इनजस्टिस कर रहे हो। और वो जो पॉपुलेशन है उसमें सारे धर्म के लोग शामिल हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन। ये नहीं कि हिंदू भाग रहे हैं, हम भाग नहीं रहे। फिर लोग कहते हैं जी हम कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करेंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एनालिस्ट ये कौन सा अक्लमंद आदमी ये है? है। और उसका पूछना कैसे, तो कहते हैं हिंदू मस्ट रिप्रोड्यूस मोर। तो आज मैं रिप्रोडक्शन शुरू करूँ अपने घर में जिसका इम्पैक्ट 20 साल बाद आएगा। तो मैं कहा आप लोग आओ ना बाहर से, आप आओ बसो। सर कश्मीर में जहाँ पे पानी जम जाता है 4 महीने साल में सर्दियों में, कौन बाहर वाला रह सकता है सर? इट्स नॉट ईजी ना सर। यू आर अपने इलाके में हम जमे पले होते हैं, उस अब यू आर कंफर्टेबल। जम्मू वाले कश्मीर को छोड़ के आ जाते हैं सर्दियों में जम्मू से। हम तो अभी मेलबर्न में थे 2 महीने, और मेलबर्न विंटर्स जी माइल्ड विंटर्स, मतलब वहाँ टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। ओके। तो हमें तो वहाँ इतनी परेशानी हुई है। और वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, बिजली पानी सब। मेलबर्न हाँ इज ऑफन रेटेड एज नंबर 1 सिटी इन द वर्ल्ड। सर फिर भी हमें वहाँ परेशानी होती तो थी। आप इमेजिन कीजिए कि -5-6 डिग्री टेम्परेचर, बिजली बंद, नलकों में पानी फ्रोज़न, पैर बाहर को चर चर चर, दरवाज़ा खोलो तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है क्योंकि बर्फ़ पड़ गई सामने। उसमें अगर वो रहना पड़ जाए किसी बाहर वाले को, हम लोग रहते हैं ना सर फौजी, हमें पता है कितनी सपोर्ट है लॉजिस्टिक की आर्मी की, जो सिविल आप एक इंडिविजुअल को नहीं मिल सकती। और आप कहते हो कि हम वहाँ डेमोग्राफी चेंज करेंगे। तो मैंने कहा उसको कि आप जम्मू में हो, मैं आपको ज़मीन देता हूँ, जम्मू इज़ पीसफुल, मतलब बर्फ़ नहीं पड़ती, यहाँ आके रहो। आने को भी तैयार नहीं, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। एंड मैं कहा तू भी चाहता कि हमारे बच्चे कल को पंचर लगाएं, कि हम इतने बच्चे पैदा कर लें? क्योंकि सर जम्मू की प्रॉब्लम क्या है, लोकल रिसोर्सेज ज़ीरो, कैश क्रॉप नाम की कोई चीज़ नहीं है। कश्मीर में सेब उगता है, चेरीज उगती हैं, एप्रिकॉट उगता है, बादाम, अखरोट, हर ड्राई फ्रूट होता है। टूरिज़्म है, हैंडीक्राफ्ट है। जम्मू की जो रॉ मटेरियल जो हमारी कैपेबिलिटी है सर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, वो जो 2 नहरें जिसकी मैं जिक्र करता हूँ जो रावी से निकल के आनी थी, वो आज तक बनी नहीं। तो ये बेल्ट जिसको इरीगेट करके आप कुछ भी उगा सकते हो, वो आज तक इरीगेट नहीं हुई। दूसरा, एक समर एप्पल्स की एक ऑप्शन थी जो इजरायली वैरायटी है, हिमाचल में उगती है, पंजाब में उग रही है, और मेरे अपने घर में सुंदरबनी में जम्मू में उगती है। दैट कुड हैव गिवन अस लॉट ऑफ, बिकॉज अगर बच्चे खेतों में काम नहीं करते, बट एक ऑर्चर्ड अगर आप बना देते हो तो एक बार लग गया तो आता है प्रॉफिट। उसका प्रोजेक्ट जब लेके जम्मू में आए तो मैं वो मुझे गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि जम्मू में सेब उगेंगे तो कश्मीर के सेब से कंपटीशन हो जाएगा। वाह। और डिप्टी सीएम उसका जम्मू का बैठा हुआ सामने। और ये भी बताया गया कि मैडम ये जो समर एप्पल है ये अप्रैल में ख़त्म हो जाता है, मार्च अप्रैल में पैदा होता है, ख़त्म हो जाता है, और कश्मीर का अप्रैल जून में शुरू होता है एप्पल निकलना। दे सेड नो। नेचुरली जब आप सरकार उधर आप एम्स दे रहे हो जम्मू में, तो कश्मीर को भी चाहिए। 1 स्टेट है जहाँ पे वहाँ भी एम्स, यहाँ भी एम्स। अब तो यूपी भी हो गया। हाँ, वहाँ रायबरेली गोरखपुर 2 जगह। चलो यूपी फिर यूपी 25 करोड़ की आबादी है सर, हमारे तो 2 करोड़ टोटल नहीं है। तो वी हैव 2 एम्स, IIT के 2 कैंपस, यू हैव सारे डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू का अलग, कश्मीर का अलग, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का अलग, कश्मीर का अलग। तो आपने ये कौन सा रिश्ता बना रखे हैं? आप भी ब्यूरोक्रेट रहे हो सर। तो फिर तो 2 स्टेट हो ही जानी चाहिए। प्रैक्टिकली 2 स्टेट हैं सर। पर किया क्या हुआ, गेम क्या खेली हुई इन्होंने कि डायरेक्टरेट जम्मू वाले अलग, कश्मीर के अलग, जो ऊपर कमिश्नर है वो कॉमन है। तो जब फंडिंग आती है ना, जो पहले हम रोते थे कि जम्मू को कुछ नहीं मिलता, तो फंड पहले बड़े सही आते हैं सर। जम्मू डायरेक्टरेट को 50% रफली, कश्मीर को 50%। तो न्यूज़पेपर में आता है, लोग कहते हैं अच्छा गुड डिस्ट्रीब्यूशन। 4 महीने के बाद कश्मीर का फंड ख़त्म, इधर वाले उधर डाइवर्ट। तो ये इंटरनल होता है। तो ऐसे 20-22 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए जम्मू में, जिसमें 2 करोड़ जम्मू में स्पेंड हुआ और 20 करोड़ डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि पावर सारी उनके पास है। आपने सारे ब्यूरोक्रेट्स आपके जम्मू में मैंने आज तक कोई आंदोलन होता नहीं देखा कि साहब सेपरेट स्टेटहुड का आंदोलन सर एक हुआ था, एक बीच में चला था स्टेट मोर्चा। एक्चुअली अमरनाथ एजिटेशन को हम लोग अपना एक वो मानते हैं कि जहाँ पे लोगों ने खड़े होकर एक बार हिम्मत दिखाई। जम्मू में से लीडरशिप ज़ीरो है, टू बी ऑनेस्ट। और लोग ये भी काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं कि जम्मू को आप करोगे क्या स्टेट बना के, यूटी बना के, तुम्हारे तो लीडर ही नहीं है। तो मैं कहता ठीक है, हमारे लीडर नहीं है ना, हम अपने नालायक लीडरों के साथ डूबेंगे, उनके साथ ही मरेंगे, कुएं में जाएंगे। हम नहीं चाहते कि कश्मीरियों के दबने के नीचे हम कुएं में जाएं। हम अपना डिसीजन है, हम नालायक को चुनेंगे तो भुगतेंगे। वो हमारी इतनी इंडिपेंडेंस हमें दो ना डेमोक्रेसी में, कि हम अपने लीडर खुद अपनी मर्जी का चुन सकें। सर अकाउंटेबिलिटी है ना। अब जम्मू में एक लीडर है, वो CM बनता है, बेवकूफ़ी करेगा तो उसको पकड़ेंगे, पूछेंगे, कहीं हमारा रिलेशन होगा, शादी ब्याह में उठना बैठना होता है।
हर मिनिस्ट्री अभी कश्मीर के हाथ में है। एक डिप्टी सीएम हमारे थे बेचारे, गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिए गए थे करप्शन के चक्कर में, डिप्टी सीएम है। और दूसरे एक इंडिपेंडेंट वाले हैं जो किसी टाइम में उनके फादर कांग्रेस के होते थे। 2 मिनिस्टर्स हैं और वो उनकी रेपुटेशन क्या है वो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो जम्मू हैज़ नो वॉइस टुडे, और इनकी गलत फहमी है सर। इनको ये लगता है कि और ये जम्मू और कश्मीर के बीच में टनल्स खोल दी, पासेस खोल के ये टेररिज्म का जो इन्फ्लुएंस का इलाका है उसको बढ़ा रहे हैं। इसका रिप्रिकॉशन हमें और ऑलरेडी हम देख रहे हैं रजौरी पुंछ में क्या हुआ पिछले 2 साल में सर। तो ये बहुत गलत डिसीजंस हैं। मैं तो जम्मू कश्मीर को छोड़ो सर, मैं जम्मू और कश्मीर की यूटी के अलावा एक पहाड़ी यूटी रिकमेंड करता हूँ, जिससे कश्मीर बॉर्डर से दूर हो जाए और ये पूरी पहाड़ी बेल्ट रजौरी पुंछ गुरेज तक कुपवाड़ा, यहाँ आज भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और वहाँ पे कश्मीरी तो बोलते नहीं, वहाँ शीना लैंग्वेज, दर्द लैंग्वेज, पथावरी लैंग्वेज, पहाड़ी लैंग्वेज ये बोला जाता है। सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। इवन उरी में आप जाओगे तो यू फाइंड वेरी साइजेबल हिंदू पॉपुलेशन। उरी में हर जगह सर। कुपवाड़ा में जो इन्होंने इस बार पाकिस्तान ने टारगेट किया था, पुंछ के अलावा एक केरन सेक्टर में, वो सिख विलेज को मारा था उन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने स्पेसिफिकली। तो इनको अगर एक यूटी बना दी जाए ना, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड एरिया, और ये सी टाइप एक बनता है जिसकी ओट में जम्मू और कश्मीर फिर क्या है पाकिस्तान से दूर हो जाते हैं। तो इस यूटी को अगर दिल्ली से गवर्न किया जाए एक स्टडी करके कि कौन से ग्रीन एरिया को नहीं हिलाना, और यहाँ पे सर आप वर्ल्ड क्लास स्नो स्कीइंग वाले स्लोप्स अवेलेबल हैं आपके पास, जंगल तो हैं, मीडोज़, बड़ी बड़ी मीडोज़ स्विट्ज़रलैंड की तरह सब अवेलेबल है, लेकिन सड़क नहीं जाती। अच्छा, हिंदू जो आपके डोडा किश्तवाड़ में बैठे हुए हैं वो तो हिले नहीं वहाँ से? वो कट्टर हिंदू हैं सर, वो नहीं हिलते, वो तो नहीं हिलते, लड़ते हैं पूरा। बिल्कुल। एक्चुअली आज लड़ने वाले सारा पीछे कुछ हुआ था एक बार भी, जम्मू में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो रातों रात पूरे कश्मीरी एम्प्लॉय जम्मू से भाग गए थे, 2-3 साल पहले की बात है। तो वो जो गड़बड़ करने वाले तो सारे लड़के किश्तवाड़ के थे, वो जम्मू के घूमने आए हुए थे, बिकॉज वो फ्रंट लाइन, मैं कहता हूँ सर जम्मू हिंदुज़म का फ्रंट लाइन है, इसके आगे स्ट्रेंथन करना चाहिए। आप बताओ जम्मू के आगे कहाँ नॉन इस्लामिक कहाँ है? यूरोप। जम्मू के अगर वेस्ट में आप जाएंगे तो इसराइल को चलो गिन लेते हैं नॉन इस्लामिक, अदरवाइज इट्स ऑल इस्लामिक। हम तो फ्रंटियर हैं सर, वहाँ बैठे हैं आगे, और इस्लाम अपनी दुनिया में रहे, खुश रहे, हम भी खुश हैं, लेकिन ऐसा है नहीं ना, वो आगे फिंगर कर रहा है, कभी दंगे, कभी ब्लास्ट, कभी कुछ। तो इसलिए जम्मू को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है सर, पर डे बाई डे उल्टा वीकन होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये जो सेंसस की बात कर रहे थे हम, तो आपके हिसाब से एक्चुअल आंकड़े क्या है? सर एक्चुअल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बट अगर आप 81 से अगर आगे एक्सट्रैपोलेट करें तो फिर तो जम्मू क्लियर मेजॉरिटी है सर। 81 में क्या था? 81 से पहले क्या था सर? इट वाज नो, आई हैव टू सी, मेरे पास है डेटा सर, रफली बता दें। आप ये मानिए कि इट्स अबाउट 55 जम्मू के फेवर में, लेकिन 81 के सेंसस में जंप लगा ना सर कोई 18% का, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स आप देखेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट सारे कश्मीर के अंदर। सो कश्मीर की पॉपुलेशन सडनली बढ़ गई, वो 55 हो गई और जम्मू 45। उसके बाद तो फिर वो बढ़ती ही गई, उसके बाद बढ़ती गई, और अभी आप जबकि जो वहाँ का टोटल फर्टिलिटी रेट है जम्मू कश्मीर का, वो इंडिया में लगभग सबसे कम जो है स्टेट्स हैं उसमें आता है। इसलिए सर कि कश्मीर की टेररिज्म भी इसलिए काबू आई है, जैसे जैसे आपकी फर्टिलिटी रेट 1-1.5 के आसपास आती है ना सर, तो आप अपने बच्चों को टेररिस्ट बनाने से बंद कर देते हो। जब 8-10 होते हैं ना, तो फिर एक धर्म के नाम पे, एक जिहाद के नाम पे कोई काम करने के लिए कुछ है नहीं। पंजाब में देखिए सर आप, 80s का पंजाब 5-5, 6-6 बच्चे, आज का पंजाब 1 बच्चा 2 बच्चा। तो खालिस्तान ने बड़ी कोशिश कर ली, नहीं उठ पा रहे, बिकॉज वो कैनन फॉडर कहाँ से लाओगे? एक छोटी फैमिली अपने बच्चों को नहीं जाने देती बाहर सर, 5-6 सरप्लस। पाकिस्तान इज़ दी ओनली होप। हाँ, वहाँ दैट्स अ मेन रीज़न। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल रैना, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हमें जो है एक गहरी समझ दी है, और जो लोग भी सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।